हाँ जी, तो फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके कुछ एक टाइप की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए, लेकिन सारे नहीं पढ़े, ध्यान रखना, क्योंकि सारे पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे टाइप बन जाएंगे, जैसे मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके की क्लासिफिकेशंस और भी अलग अलग आधार पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। लेकिन मेरे कहने से आप मेटल और नॉन मेटल वाला तो देख लेना कि कौन कौन से मेटल न्यूट्रिएंट है और कौन से नॉन मेटल है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको स्पेशल मेंशन किया मैंने यहाँ पे। बाकी हो सका तो मैं ही आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक। ठीक है, हमने देख लिया कि ये इतने न्यूट्रिएंट है, संख्या में 17 है, एसेंशियल कौन से है, क्राइटेरिया कौन सा है, सारी चीजें हमने देख ली। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वो चीज होगी एक तरीके से मोटा मोटा। मैंने जब आपको न्यूट्रिएंट पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम मैंने वर्ड यूज किया फूड यानी खाना। ठीक है, और उसी के साथ मैंने ये चीज आपकी क्लियर कर दी कि देखो, समझाने के लिए मैं बहुत सारी बातें अलग तरीके से बोल देता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो चीजें मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ वो चीजें वही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट को समझाने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार खाना, लेकिन खाना क्या था, C6H12O6। क्लियर ना, खाना वो चीज नहीं है, ध्यान रखना। एक जो डाउट डिस्कशन जो अपने कर रहे थे उसके अंदर एक क्वेश्चन में मुझे यूं महसूस हुआ कि उस सुक्रोज वाले क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया एक जगह कि सुक्रोज जो है उसके रूप में प्लांट के अंदर फूड स्टोर होगा, सुक्रोज के रूप में नहीं होता, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च की बात करूंगा तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, सारी की सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। और जो आपका सुक्रोज है वो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा वो आपके सुक्रोज के रूप में, स्टोर होगा स्टार्च के रूप में, बनेगा आपके ग्लूकोज के रूप में या फिर फ्रक्टोज के रूप में। क्लियर ना, ध्यान रखना इन चीजों को, सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था न्यूट्रिएंट को खाना, लेकिन हम तो समझते हैं कि खाना तो नहीं होता न्यूट्रिएंट, लेकिन समझने के लिए हम इसे खाना ही बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो स्लाइड में जो बातें हैं वो बातें ये है कि मुझे खाना है कुछ भी। ठीक है, मुझे भूख लग रही है और मैं इस टाइम कुछ खाना चाह रहा हूँ, तो खाना खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो किचन तक जाना पड़ेगा या फिर किसी और को बोलना पड़ेगा कि प्लीज मेरे लिए वो चीज ले आओ। मतलब उसे मेरे पास तो आना पड़ेगा ना, मेरे पास जब तक कोई आइटम नहीं आएगा मैं उसे कैसे खाऊंगा, या दूर से मैं फीलिंग ले लूंगा कि हाँ मैंने खा लिया, ऐसा नहीं होगा ना, पास आना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल दी गई कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सोइल में, उनको एब्जॉर्प्शन से पहले, जो डिफरेंट प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्जॉर्प्शन से पहले उनको पास आना पड़ेगा कहाँ पे, जो रूट्स की जो सरफेस है, रूट का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जहां से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उस जगह के पास आना पड़ेगा। अब पास आने के लिए कितने इसने रास्ते दे दिए, 3 तरीके दे दिए कि जी 3 तरीके से न्यूट्रिएंट पास आ सकता है। सबसे पहला बोल दिया गया मास फ्लो। ठीक है, मास का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा, फ्लो का मतलब बहाव, यानी बहाव के साथ बह करके आ गया। अब जैसे ही मैं बहाव की बात कर रहा हूँ आपके दिमाग में आ गया पानी। ठीक है ना, तो बिल्कुल वही चीज है ये, पानी आ रहा होगा, पानी के साथ बह करके वो भी चला आएगा। दूसरा क्या बोल दिया गया, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण, और आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। क्लियर ना, लिक्विड, गैस और आपके सॉलिड तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं डिफ्यूजन को। इससे पहले काफी पढ़ लिया हमने डिफ्यूजन के बारे में। उसके बाद में बोल दिया गया रूट इंटरसेप्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भेदन, एक तरीके से आप इंटरसेप्शन वर्ड को भेदन मान लीजिए। भेदन का मतलब क्या हो गया कि उसे भेदना, भेदना समझ गए ना, जैसे फॉर, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज को। इंटरसेप्शन वर्ड जो है, ये वर्ड आपके कैनोपी मैनेजमेंट में बड़ा यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है सुनना। कैनोपी, मैंने आपको बताया कि कैनोपी क्या चीज है। एक जो पेड़ है, वो पेड़ की पत्तियां, जो पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करेंगी। लेकिन होता क्या है कि वो अंदर तक नहीं जा पाती। क्या चीज अंदर तक नहीं जा पाती, आपका सनलाइट। सनलाइट अंदर तक नहीं जा पाएगी तो अंदर वाली पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगी, केवल ऊपर ऊपर वाली पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अच्छे से प्रूनिंग करनी होती है प्लांट, अपने ट्री की, जो ओरचार्ड ट्री होता है उसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी होती है, ताकि मैक्सिमम लाइट सन के अंदर भी पहुंच, वो सॉरी प्लांट के, अपने ट्री के अंदर भी पहुंच सके, उसे क्रॉस कर सके, उसके अंदर घुस सके। वही चीज ना, तो यहाँ पे जो रूट होंगी, वो रूट भी सोइल को क्या करती रहेंगी, पेनिट्रेट करती रहेगी, उसके अंदर जाती रहेगी। इस चीज को क्या बोल दिया गया, इंटरसेप्शन। क्लियर। अब देखना इन तीनों चीजों को। सबसे पहले मास फ्लो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए थे बहुत सारे, वो पानी के साथ बह करके कहाँ आ गए, एब्जॉर्बिंग सरफेस के पास आ गए, उस सतह के पास आ गए जहां से न्यूट्रिएंट पौधे के द्वारा अपटेक किए जाएंगे, और वो सतह कौन सी होती है, जड़ें। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, मास फ्लो। उसके बाद में बात करनी गई डिफ्यूजन के बारे में। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चल पड़ेंगे। ये क्यों चल पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए, साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए। ठीक है,
इनका फंडा क्लियर है बस। इनका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस छोड़ो, डिफ्यूजन का फंडा क्लियर है। ये कहता है कि मेरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान कम हो ज्यादा हो फलाना हो दिमका हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य है इक्विलिब्रियम स्थापित करना, उसके अलावा मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए दुनिया तहस नहस हो जाए, इसे बस इक्विलिब्रियम ही स्थापित करना है। क्लियर, साम्य अवस्था स्थापित करनी है इसे, उसके लिए इसे जो भी करना पड़ेगा ये करेगा। जैसे डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा था, इसने कहा ठीक है मैं ऑस्मोसिस कर लूंगा लेकिन इक्विलिब्रियम तो करके रहूंगा। क्लियर ना। आगे देखिए, थर्ड नंबर चीज क्या होगी, रूट इंटरसेप्शन। अब रूट इंटरसेप्शन में मैंने आपको जब रूट्स के बारे में पढ़ाया था वहां मैंने आपको माइकोराइजा के बारे में बताया था, है ना। माइकोराइजा क्या चीज होती है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक सहजीवी वो है, एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, किसके बीच में, हायर प्लांट्स की जड़ों के बीच में और फंगस के बीच में, है ना। इमेज दिखाई थी आपको बहुत अच्छी वाली, उसमें बताया भी था कि इस तरीके से जड़ों के आगे जाकर के जुड़ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपने और पढ़ भी रखा होगा इसके बारे में। अब अगर बात करेंगे इस इमेज में तो देखिए हुआ क्या, प्लांट की रूट्स तो वहीं तक है लेकिन जड़ें तो इससे आगे और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही। ठीक है, इनका तो एक लिमिटेड वो है ना कि जितना ठीक है इतनी ग्रोथ हो पाएगी इनकी होगी। लेकिन अब क्या हो गया, फंगस आकर के जुड़ गया। आपको पता है फंगस जैसी चीजें होती है ग्रो ही बहुत करती है ना। तो ये फंगस आ गया, तो फंगस आकर के क्या करेगा, इसकी जड़ों के साथ आकर के अटैच हो गया। अटैच होने के बाद में फंगस ने अपनी वो जाल फैला लिया अपना पूरा का पूरा सॉइल के अंदर। और अब ये क्या क्या कर रहा है, दूर दूर वाले एरिया से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करके डिलीवर कर रहा है, किस चीज को, प्लांट्स को। क्लियर ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसके लिए इससे पहले अपन ने इसका जिक्र किया था ताकि यहाँ पे आपको मसला समझ में आ जाए कि ये माइक्रोराइजा वाला सीन क्या है, इंटरसेप्शन किस तरीके से, बेदन किस तरीके से बढ़ा लेगा ये सोइल में अपना। क्लियर ना। तो ये तीन तरीके हो गए जिन तीन तरीकों की सहायता से न्यूट्रिएंट रूट की एब्जॉर्बिंग साइड पे आ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है जी पास तो आ गया, खाना मेरे पास पहुंच गया, अब मैं उसे खाऊंगा कैसे। ठीक है, अब खाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना, हो सकता है कांटे चम्मच से खा रहा हूँ, हो सकता है केवल चम्मच से खा रहा हूँ, हो सकता है कि हाथों से खा रहा हूँ, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। देखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक असिस्टेंट रख रखा है, उसे बोल रहा है खाना खिला दे मुझे, है ना। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट बोल दिया गया कि किस तरीके से एक न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल होगा, किस तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिएंट सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में, नॉन एडजॉर्ब। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एडजॉर्ब का मतलब हो गया अधिशोषण, एब्जॉर्ब का मतलब हो गया अवशोषण। अधिशोषण यानी सतह पे धारित करना, अवशोषण यानी अंदर समा लेना। क्लियर। न्यूट्रिएंट को आपके प्लांट में एब्जॉर्ब होने से पहले एडजॉर्ब होना पड़ेगा, इसीलिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इम्बाइबिशन। क्यों होगा ये, क्योंकि आपकी जो सेल वॉल होगी, किस चीज की, प्लांट की सेल वॉल होगी, वो सेल्यूलोज की बनी रहती है। उसके अंदर जो ये जिन पदार्थों की वो बनी रहती है, वो पदार्थ कौन से नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। वो जल को कहेंगे हमारे हमारे पास आ जाइए आप, हमसे हमें आपसे अत्यधिक लगाव है ना। वो उनकी सतह पे आकर के धारण हो जाएंगे, धारण होने के बाद में अंदर उन्हें अपटेक कर लिया जाएगा। क्लियर। ये होगी सारी की सारी बातें। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि नॉन एब्जॉर्ब वाली बात समझ में आ गई आपके, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है ये या फिर मिनरल मैटर हो सकता है। अब क्या होगा इस चीज का, अब इसके साथ में दो कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकता है कि वो सोइल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। सोइल सॉल्यूशन में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि वो जो न्यूट्रिएंट है आपको, वो न्यूट्रिएंट आयन में टूट जाए, आयन में टूटने के बाद में जल के अंदर घुल जाए और घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण कर ले। सॉल्यूशन होता क्या है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेट। ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, विलय और विलायक का मिश्रण। तो विलय कौन हो गया आपके, वो न्यूट्रिएंट, और विलायक कौन हो गया, जल। क्लियर ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उसके सामने, अब वो कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं घुलना, मैं क्यों टूटूं। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो जाकर के अटैच हो जाएगा किस चीज पे, जो सॉलिड फेज होगी उसकी सतह पे जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी कोलाइड वाली कंडीशन। बात आ गई ना समझ में। कोलाइड की सतह पे जाकर के वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, वहां पे जाकर के फिक्स हो जाएगा। कोलाइड क्या होता है, आप लोग सोइल साइंस में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप सिंपल गूगल करोगे कोलाइड की डेफिनेशन को, तो आपको वो दो मीडियम बताएगा कि एक मीडियम वो होना चाहिए जिसके अंदर वो कोलाइड डिस्पर्स हो रखा हो, दूसरा मीडियम वो, दूसरे पदार्थ वो होना चाहिए जो पदार्थ डिस्पर्स हो रखा हो, है ना। लेकिन हमें सोइल साइंस में वो वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना, हमें इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करना है कि कोई भी एक बहुत अति सूक्ष्म कण, जिस अति सूक्ष्म कण पे नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज हो, उसे क्या कहते हैं, सोइल कोलाइड कहते हैं। और सोइल कोलाइड जो हो गया, उसके ऊपर अगर जो मोस्टली सोइल के अंदर जो कोलाइड रहते हैं उनकी सरफेस पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहता है। नेगेटिव चार्ज रहने का कारण क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो चुकी है, यहाँ नहीं बताया वो मैंने आपको सोइल साइंस में बताया। ठीक है, क्यों रहता है। अगर मैं बात करूं तो आइसोमोर्फिक सब्सटीट्यूशन, है ना।
सम समस्थानिक प्रतिस्थापन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे लेयर सिलिकेट करवाया था, उसके अंदर बताया था। हाँ जी, अब ये सोइल सिलिकेट है, इसके ऊपर चार्ज आ रखा है, नेट नेगेटिव चार्ज आ रखा है। नेट नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, शायद जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं, है ना। तो इनके ऊपर आकर के जुड़ जाएंगे कोलाइड्स, और सॉरी ये न्यूट्रिएंट्स आकर के जुड़ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले। इसी तरीके से आपके जो एलोफोन्स या फिर कौन से हो गए, एमोर्फस क्ले होगी, ठीक है। तो एमोर्फस क्ले पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे नेगेटिव आयन जाकर के जुड़ जाएंगे, है ना। अब क्या हो गया, तो ये सॉलिड सरफेस पे आकर के जुड़ गए। ये हो सकता है यहाँ से एक्सचेंज कर लिए जाएंगे, ये डायरेक्ट वहां से कंज्यूम कर लिए जाएंगे प्लांट के द्वारा। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, कोई किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इंटरचेंजेबल है सारी की सारी सिचुएशंस। अब सोइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट पहुंच गया, तो न्यूट्रिएंट सोइल सॉल्यूशन में पहुंचने के बाद में कहाँ जाएगा, रूट की एब्जॉर्बिंग सरफेस पे। हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये चीज पढ़ा कि मुझे खाना खाना है तो मेरे कम से कम मेरे टेबल पे तो आना चाहिए खाना, उसके बाद में खाऊंगा, है ना। तो वो चीज होगी, वहां से क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनके जड़ों में ग्रहण कर लिया जाएगा। जड़ों से इन्हें कहाँ भेज दिया जाएगा, जाइलम में भेज दिया जाएगा, और जाइलम से इन्हें कहाँ भेज दिया जाएगा, शूट्स में। अब आप शूट्स को मैं बोल दिया तो आप शूट वर्ड को समझ गए कि शूट का मतलब क्या हो गया जी, स्टेम प्लस लीव। सॉरी, शूट का मतलब क्या हो गया, स्टेम प्लस लीव। कि अगर मैं तने और आपके पत्तियों को एक साथ बोल रहा हूं तो मैं वर्ड यूज कर लूंगा शूट यानी प्ररोवर, ठीक है। तो ये शूट्स के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, शूट के अंदर जैसे ही पहुंचा दिया गया वहां इसका फाइनली यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, अलग अलग उपापचयी प्रक्रियाओं में। क्लियर ना ये चीज। अब इसके बारे में एक और बात बोलूं, तो मान लीजिए मेरे किचन में खाना बन रहा है, और खाना बनने के बाद में मेरी टेबल पर पहुंच गया, टेबल पे पहुंच गया, और मैं उसे, जैसे चाय आ रखी है अभी इस टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक चाय पी नहीं है, लेकिन अभी मैं जैसे ही इसको चाय को पीने के लिए इसको ग्लास को उठाऊं, तो उठाते ही अचानक से मेरी छोटी बहन आ जाए और वो मुझे आकर के बोले कि इसमें चीनी नहीं है ना, इसमें चीनी नहीं है। तो वो हो सकती है कि मेरी टेबल पे आई हुई चाय भी वापस कहाँ पहुंच जाए, फिर से आपके किचन में पहुंच जाए। क्लियर ना। या फिर क्या कंडीशन हो जाए कि मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, घर वालों ने चाय ला करके रख दी, लेकिन मैं उठा नहीं टाइम पे, और वो चाय पड़ी पड़ी ठंडी होगी, तो वो ठंडी चाय थोड़ी पीने देंगे कोई, ठंडी चाय ऑब्वियसली मैं खुद भी नहीं पीऊंगा। तो वो ठंडी चाय वापस से किचन में चली गई, यानी जब तक मैं उसे फाइनल कंज्यूम नहीं करूंगा, फाइनल कंज्यूम तो कहाँ हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स है वो स्टेम्स और लीव्स में, तो जब तक मैं इसे फाइनल कंज्यूम नहीं करूंगा तब तक क्या हो जाएगा, वो रिवर्सिबल है, वो सारी की सारी चीजें वापस हो सकती है ना। देखिए यहाँ तक जाइलम में न्यूट्रिएंट पहुंच गए, यहाँ से वापस ये इस स्टेट में पहुंच सकते हैं, सारी की सारी रिएक्शन इंटरचेंजेबल है आपस में। लेकिन एक बार ये फाइनल जगह पहुंच गए, अब इसको वापस नहीं किया जा सकता। अब चाय में चीनी हो, इसमें जहर डाला गया हो, कुछ भी डाला गया हो, अगर मैंने ये चाय इस टाइम पी ली तो फिर मेरे पेट से बाहर तो नहीं निकलेगी। ऐसे कैसे नहीं निकलेगी, डॉक्टर निकाल देते हैं ना अंदर पाइप डाल के। हाँ जी, वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया ना, फिर अपने को समझने के लिए बात कर रहे हैं, है ना। समझ गए ना इस चीज को, कि ये जो सारी की सारी जो रिएक्शंस है वो सारी की सारी इंटरचेंजेबल होगी, कहां तक, जहां तक जाइलम में न्यूट्रिएंट पहुंच गया वहां से जाइलम ने आगे दे दिया, उसके बाद में मामला खत्म है, फिर वो वापस नहीं आएगा। क्लियर, फिर चिड़िया खेत चुग जाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपटेक। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपटेक के बारे में। अब ये मैकेनिज्म ऑफ अपटेक क्या चीज है, क्या नहीं है, देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट को अपटेक किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया कि प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट टेक्स प्लेस अलोंग विद वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, कि पुराने टाइम में हम तो केवल यही बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैं खुद भी आपको ये चीजें हमेशा बोलता रहता हूँ। कई बार तो मैं आपको मजाक के वे में ये भी बोलता हूँ कि क्या पानी, क्या पौधे होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, आप लोग कहते हो करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं करते, वो सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है ये चीज। वहां मैं आपको बोलता हूँ, वो एक अलग वे में बोलता हूँ आपको, क्यों बोलता हूँ वो चीजें आगे समझोगे आप, अभी इस टाइम नहीं समझोगे। इस टाइम मैं बताने भी लग गया तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगी। वन बाय वन चीजें देखते जाना, उनके बाद में चीजों को कनेक्ट कर लेना एक दूसरे से। क्या बोला गया, पहले ये सोचते थे लोग कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन बाद के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड की गई कि जो मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करना और पानी को एब्जॉर्ब करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर ना। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और पानी को एब्जॉर्ब करना दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस है दोनों के दोनों। क्लियर। उसके बाद में क्या बोला गया, soil serve as a main source of mineral salt in which clay crystal are present in colloidal form। ये तो बात अपने कर चुके हैं कि जो सोइल होंगी, मृदा होंगी, वो क्या करेगी, मुख्य स्रोत के रूप में काम करेगी। किसके मुख्य स्रोत के रूप में, मिनरल्स के मुख्य स्रोत के रूप में। अब इसने मुख्य स्रोत बोला है, केवल स्रोत नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं यूरिया को छिड़क भी सकता हूँ जमीन में और यूरिया को मैं
ढोलकी में डाल करके आपके उसमें क्या बोलते हैं स्प्रेयर में डाल करके स्प्रे भी कर सकता हूँ, फोलियर स्प्रे भी कर सकता हूँ, है ना। दोनों ही चीजें मैं कर सकता हूँ। वो स्टोमेटा के माध्यम से एंटर कर जाएंगे उसके अंदर, अपना तो काम दोनों ही कंडीशन में चल रहा है, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेन सोर्स के रूप में काम करेगा ये कब, जब सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है कि सोइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स के मेन सोर्स के रूप में काम करेगी। अब क्यों काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे के सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्व करती है आपकी प्लांट, सॉइल से, क्लियर ना। इसलिए सॉइल को उनका मुख्य स्रोत बता दिया गया, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो सॉइल में और भी कोई चीजें हैं क्या जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगी? हाँ जी बिल्कुल है, क्ले क्रिस्टल है जो कोलाइड फॉर्म में काम करेंगे। क्या है क्ले क्रिस्टल? अगर मैं क्ले के पार्टिकल साइज की बात करूंगा, क्ले का पार्टिकल साइज हो गया 0.002 मिलीमीटर से कम, ठीक है। और वो क्ले पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज 0.001 मिलीमीटर से कम होगा, वो क्या करते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोलाइड का मतलब क्या हो गया कि उनकी जो सतह होगी, उनका सरफेस होगा, उस सरफेस पे नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। अब ये जो क्ले होते हैं, लेयर सिलिकेट क्ले स्पेसिफिकली, ये होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज ही पाया जाता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के कारण, क्लियर। अब ये तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा व्हाट इज आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो कभी सोयल साइंस पढ़ेंगे उसी में डिस्कस होगा। बाकी फर्स्ट ईयर वालों को करवाया हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस जिन्होंने ली है उनको करवाया हुआ है, क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये आपके एक क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे चार्ज आ गया। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि ये जो क्रिस्टल है या फिर ये क्या क्ले पार्टिकल्स जो हैं, उनको क्या बोल दिया गया, सेंट्रल न्यूक्लियस जो है इनका, इनको बोल दिया गया मिशेल। क्या बोल दिया गया? मिशेल। यानी एक कोलाइड पार्टिकल जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को खुद के ऊपर एब्जॉर्ब करके रखा है उसने, उसको नाम दे दिया गया मिशेल, क्लियर ना। मिशेल समझ में आ गया हमको होता क्या है। उसके बाद में देखते हैं क्या कहता है ये, द मिशेल आर नेगेटिवली चार्ज्ड, हमें दिख गया नकारात्मक चार्ज है, हमें तो कारण भी पता है नकारात्मक चार्ज है, किसकी वजह से, समस्थानिक प्रतिस्थापन की वजह से। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन ए बैलेंस, अब वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इस दुनिया में हर एक चीज है ना, वो हर एक चीज चाहेगी कि वो संतुलन बना करके रखे। जो संतुलन नहीं बना पाया उसका मामला खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूं अगर इस टाइम, तो आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में संतुलन नहीं बनाया तो आपका काम खत्म है। अब संतुलन यानी क्या, आपने केवल और केवल पढ़ाई करते रहे तो भी आप खत्म हो, आप केवल और केवल सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो भी आप खत्म हो। आपको हर चीज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, फैमिली को, प्रोफेशन को, हर चीज को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा वेल प्लान्ड मैनर से, ताकि आपकी सारी की सारी चीजें बैलेंस रहे, संतुलित रहे हर चीज। और वो जो साम्य के बारे में बात कर रहे थे, वो भी तो क्या चीज थी, संतुलन ही तो था। वो सारी जो अवस्थाएं हैं, सारी जो स्पेस है, उस स्पेस में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। आपके घर में 4 मेंबर है और मैं कुछ केले ले आया, तो उनको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना सबको, तभी सारे के मन में वो एक जैसी भावना रहेगी। वरना किसी को कम या किसी को ज्यादा दे दिया तो उनके मन में हो सकता है ना वो आ जाए कि नहीं ये तो मुझे प्यार नहीं करते, है ना, वो वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो वैसा नहीं रखना, संतुलन के पीछे दौड़ना है हर इंसान को, हर प्रकृति में हर एक चीज है उसको संतुलन की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये कहेगा भाई साहब अपना तो संतुलन डावाडोल है, अपने को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये अपनी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा खुद के संतुलन के लिए, क्लियर। अब खुद के संतुलन के लिए इसने ये काम किया है, तो कल को मुझे पॉजिटिव चार्ज यानी इनकी पोटेशियम की जरूरत पड़ गई, क्ले पार्टिकल के पास में जाऊंगा, उससे बोलूंगा यार तेरे पास पड़ा पड़ा क्या काम कर रहा है, मुझे दे दे क्ले आपके पोटेशियम पार्टिकल, मैं प्लांट को दे दूंगा, मेरे प्लांट के अंदर ना थोड़ी बहुत क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। प्लांट को मेरे जरूर आवश्यकता है इस चीज की। ये क्ले पार्टिकल मुझे बोलेगा कि नहीं भाई साहब मैं तो नहीं दे रहा, मुझे खुद का बैलेंस भी तो प्यारा है, ठीक है। बाद में क्या पता आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालो ना डालो, आपने म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं डाला, मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज की कमी आ गई ना, मेरे दिक्कत बन जाएगी, इसलिए मैं तो नहीं दूंगा। इसलिए आप जो पढ़ते हो सोइल साइंस में सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो ये इनकी पोटेंशियल है कि ये क्ले पार्टिकल्स कितने कैटायन को वापस देने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये कभी फ्री में नहीं देंगे, ये हमेशा रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये फ्री में कभी नहीं देंगे। इनको दूसरा आप दे दीजिए, ये आपको पहले वाला दे देंगे। उस पर भी इनकी शर्त है ये, ठीक है। आप किसी बच्चे के पास इनको जो ये क्ले पार्टिकल है जो कोलाइड है, इनको आप किसी बच्चे से कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली उसके जैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा होगा, उसके पास कोई पुराना खिलौना हो गया, वो उससे बोर हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप बच्चे के पास गए, आपके पास दूसरा टॉय था, आपने उसे वो वाला टॉय दिया, लेकिन अब बच्चा जिस खिलौने से बोर हो गया वो उससे बिल्कुल नहीं खेल रहा, लेकिन फिर भी आपके पास जो खिलौना है उससे उसके वाला खिलौना ज्यादा अच्छा है, तो वो उसे एक्सचेंज कभी नहीं करेगा, है ना। हालांकि वो खुद नहीं खेल रहा, उससे खुद कोई काम में नहीं ले रहा, फिर भी एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन आपके वाला थोड़ा सा बेटर हुआ उससे, तो वो एक्सचेंज कर लेगा, क्लियर ना। या फिर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मेरे वाला तेरे से बेटर है, वो चाहे हो ना।
तो उसी तरीके से यहाँ इनका भी एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मैंने सोयल साइंस में आपको बताया हुआ भी है, और बाकी नोट्स भी मैंने भेज रखी है, आप देख लेना वहां से कि इनका ऑर्डर क्या होगा। बात करूंगा ऑर्डर के बारे में तो बस वही हो जाएगा, पहले पॉजिटिव चार्ज वाले, उसके बाद में +2 चार्ज वाले, और उसके बाद में एक एक्सेप्शनल केस हो गया हाइड्रोजन, जिसपे केवल वैलेंसी तो उसकी एक होगी, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा इनमें एक्सचेंज होने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, ये भी सारी बातें होगी। क्या बोल दिया गया, मिशेल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी सतह पे होल्ड कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, कोलाइडल क्ले क्रिस्टल्स की सतह पे। क्लियर ना, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। एक्स्ट्रा बातें इसलिए बताइए आपको क्योंकि हमें आगे आयन एक्सचेंज भी तो पढ़ना है। जिन लोगों ने सोयल साइंस पढ़ रखी है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज में, लेकिन जिन लोगों ने सोयल साइंस पढ़ी नहीं रखी उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना, आयन एक्सचेंज क्या चीज है। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी है उस चीज का, ताकि जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाए। आगे देखिए क्या बोला गया, मिनरल सोल्ट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल सॉल्यूशन। क्या बोला गया, मिनरल सोल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब ये चीज तो हम जानते हैं, हमने जो न्यूट्रिएंट्स की इससे प्रीवियस क्लास पढ़ी है उसमें हमने सारी चीजें देख ली कि मिनरल्स जो होते हैं उनको या तो कैटाइन फॉर्म में या फिर एनाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन अकेला ऐसा है जिसको कैटाइन और एनाइन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट्स को या तो कैटाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एनाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सबको आयन फॉर्म में, है ना। किसी को भी नॉन आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब ये आयन फॉर्म होती क्या है वो भी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इक्वल ना हो, कम ज्यादा हो, तो उस चीज को बोल देंगे आयन। दो टाइप के हो गए, एक कैटाइन और एक एनाइन, धनायन और ऋणायन। ठीक है, आगे क्या बोल दिया गया, दे आर चीफली एब्जॉर्ब थ्रू द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट नियर द टिप्स। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां भी बन गया कि जो रूट होगी, रूट के अंदर मैंने आपको 3 एरियाज बताए थे, एक कौन सा, मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, इलोंगेशन रीजन, और तीसरा मैंने बताया मैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो कौन सा पार्ट होगा रूट का जिस पार्ट से न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, तो वो कौन सा हो गया, आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्लियर, नेक्स्ट देखिए उसके बाद में। अब यहां तक हमने देख लिया। अब एक और दिक्कत रहेगी इसके अंदर कि जो सर आप बोल रहे हो, चलो छोड़ो उस चीज को, आगे आ जाएगी, जहां आ जाएगी वहीं पे डिस्कस करेंगे इस चीज को। क्या बोल दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल्स इज नॉट परमेएबल टू ऑल द आयंस। हम तो ये चीज जानते हैं कि जो एक सेल होगी, प्लांट सेल होगी, इसकी सेल वॉल है बाहर, और सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन तो सेमी परमेएबल है, जबकि आपके सेल वॉल है वो परमेएबल है। सेल वॉल के लिए मैं बोल देता हूँ वो गेट जिसपे कोई चौकीदार नहीं बैठा हुआ, और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वो दरवाजा जिसके ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ है। अब गार्ड जिनकी एंट्री ऑथेंटिक होगी उनको तो अंदर जाने देगा, और जिनकी एंट्री ऑथेंटिक नहीं होगी उनको अंदर नहीं जाने देगा। तो ये सेमी परमेएबल है, यानी सेलेक्टिवली परमेएबल भी बोल सकता हूँ मैं इस चीज को, कि ये किसी को अंदर जाने देगी और किसी को नहीं जाने देगी। इसी के कारण गड़बड़ पैदा हो रही थी, इसी के कारण डिफ्यूजन अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका मकसद क्या था, फैल जाना, है ना। तो फिर डिफ्यूजन ने अपने रास्ते में इस दीवार को देख करके उसने ओस्मोसिस का रास्ता खटखटा लिया। क्लियर ना, एक नई सिचुएशन को उसने पैदा कर लिया। लेकिन अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वाले केस में दिक्कत आ गई कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वाले केस में क्या करेंगे, ये जिसको जाने नहीं देगी, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लांट को 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए तो 17 के 17 के लिए ये परमेएबल नहीं है। हो सकता है कुछ को जाने दे और कुछ को ना जाने दे। तो जिनको जाने दे रही है उनके लिए तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे या पानी के साथ निकल रहेंगे बह करके। ठीक है, जो अलाउड है जाना उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगे और प्लांट में एंट्री कर जाएंगे। प्रॉब्लम उनको आएगी जिनको ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगी, उनको जाने नहीं देगी, फिर हमें इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और किसी भी चीज के अगेंस्ट जब मैं काम करूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना। आगे क्या बोल दिया गया, इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल। क्लियर, हमें पता है ये चीज। आगे क्या बोला गया, ऑल द आयंस ऑफ द सेम सॉल्ट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एट इक्वल रेट बट लीड्स अनइक्वल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। अब हमें ये चीज भी पता है कि जितने भी आयन होंगे सेम सॉल्ट के, वो सारे के सारे एक समान मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। सोइल साइंस में जब मैंने पढ़ाया तो वहां आयन एब्जॉर्प्शन के 6-7 रूल थे। ठीक है, वो 6-7 रूल अगर आपने पढ़े हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ये अपटेक करेगा। ठीक है, बैलेंस में अपटेक करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता आयन एक्सचेंज कभी भी। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, फर्स्ट स्टेप इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट इज द प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। हाँ जी, ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी मिनरल वगैरह होंगे उनके अपटेक के अंदर पहला स्टेप कौन सा होगा, आयन एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। which does not require metabolic energy but greatly facilitate mineral salt absorption। इसके अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी, लेकिन ये बहुत क्या करेगा, मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करेगा। एक चीज।
उसके बाद में क्या बोला गया, द आयन द आयन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ रूट सेल्स। यानी किसने किसकी बात कर रहा है, ये इम्बाइबिशन की बात कर रहा है। हम जानते हैं ना इम्बाइबिशन होता है क्या है, उनके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो जाना। तो जो एडजॉर्ब हो रखे हैं यहाँ पे वो एक्सचेंज हो जाएंगे किसके साथ, अंदर वाले आयन के साथ में, सेम साइन वाले आयन के साथ में। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ना, आयन एक्सचेंज, वो एक्सचेंज करेगा, कभी गिफ्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा, फ्री में कुछ नहीं होता, इसका रूल है, इसका नियम है। ये कहता है अपने फ्री में कुछ करते ही नहीं, अपने को तो बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, सीधी बात है। जैसी चीज मैं तुझे दे रहा हूँ वैसी चीज उसके बदले में मुझे दे दे, मैं कर लूंगा क्लियर। बाकी कई बार मैंने आपको बताया भी है फनी वे में कि इस तरीके से रूट होती है, वो रूट अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण कर रही है तो उसको उसके बदले में पॉजिटिव चार्ज सोइल में छोड़ना ही पड़ेगा। कहाँ बताया है ये, मैंने आपको बताया है शायद इनके अंदर प्रोब्लेमेटिक सोइल जब मैंने आपको बताई उसके अंदर ये चीज बताई है, ठीक है, कि किस तरीके से एसिड सोइल बनती है, किस तरीके से एल्कलाइन सोइल बनती है ना। पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर रहा है अगर कोई फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर में भी ये चीज मैंने बताई है आपको कि कौन से एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं और कौन से एल्कलाइन फर्टिलाइजर होते हैं, रेजिडुअल नेचर किसका क्या होगा, वहां ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। आपके वो एक और टर्म आती है इक्विवेलेंट करके टर्म होती है, याद नहीं आ रही है इस टाइम। आगे देखिए क्या बोला गया, ये हो गया ना कि सेम साइन वाले के साथ एक्सचेंज करेंगे। यानी क्या, ये जो आपके रूट है ये यहाँ इसके अंदर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और बाहर से इसको दूसरा पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्व करना है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज वाले को एब्जॉर्व करने के लिए अपने वाला पॉजिटिव चार्ज बाहर छोड़ना ही पड़ेगा, एक्सचेंज ही कर सकती है ये, फ्री में नहीं ले सकती, क्लियर ना। ये हो गया आपके आयन एक्सचेंज का सबसे बड़ी शर्त। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल द कैटाइन के पॉजिटिव ऑफ द एक्सटर्नल सोल सॉल्यूशन, कि बाहर क्या पड़ा है, के पॉजिटिव पड़ा है। अब वही चीज ये आपके रूट्स होगी, बाहर क्या पड़ा है, के पॉजिटिव पड़ा है। के पॉजिटिव को रूट्स को एब्जॉर्व करना है तो इसके बदले में इसे उतने ही चार्ज वाला कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज जनरली कौन सा हो गया, एच पॉजिटिव। इसने एच पॉजिटिव को बाहर छोड़ दिया, के पॉजिटिव को अंदर ले लिया, आयन बैलेंस उतना ही रहा, क्लियर। बहुत ज्यादा ये के पॉजिटिव वाले को अपने एब्जॉर्व करता जाएगा, ये सोइल में बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव आयन छोड़ता जाएगा। सोइल में जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन छोड़ेगा उसकी एच पॉजिटिव की हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लोग को पीएच कहते हैं, यानी पीएच कम होती चली जाएगी। पीएच कम हो गई तो सोइल आपकी एसिडिक बनती चली जाएगी। सारी बातों को एक साथ रख लो। उसके बाद में क्या बोल दिया इसने, इसी तरीके से ये आपके एनाइन वाला बोल दिया कि ओएच आयन को एब्जॉर्व कर रहे हैं तो ओएच, अगर क्लोरीन वगैरह इस टाइप के नेगेटिव चार्ज को आप एब्जॉर्व कर रहे हो तो ओएच वगैरह आपको सोइल में रिलीज करने पड़ेंगे। ये भी हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपने मैकेनिज्म के बारे में। होपफुली इतना करवाया उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई होता है तो चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया करो, आपके लिए वेलकम है, सारी चीजें मना ही नहीं है आपके लिए। कोई भी डाउट नहीं पूछोगे तो मामला गड़बड़ होगा, डाउट पूछोगे तो उसके बाद में पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी। क्या बोला गया, मैकेनिज्म ऑफ आयन अपटेक। अब इतनी देर तो हम न्यूट्रेंट अपटेक पढ़ रहे थे, अब आयन अपटेक क्यों पढ़ने लग गए, क्योंकि अब इतना पढ़ने के बाद में हमारे समझ में आ गई एक चीज कि मामला तो आयन का है सारा का सारा। न्यूट्रेंट को तो नाम ले रहे हैं केवल, कि अगर मैं न्यूट्रेंट बोल दूं तो नाइट्रोजन का सिंबल हो गया ये, लेकिन नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्व कर ही नहीं सकते। नाइट्रोजन को एब्जॉर्व ही कर रहे हैं कौन सी फॉर्म में, आयन फॉर्म में, या फिर कौन सी फॉर्म में, नाइन फॉर्म में, क्लियर ना। ओके, इसलिए मैं इसे बोल देता हूँ डायरेक्ट अभी, मैकेनिज्म ऑफ आयन अपटेक। अब आयन अपटेक दो टाइप के हो गए, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजर पा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो नहीं गुजर पा रहे हैं उनके लिए समस्या है, उनको अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जिनके लिए अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। आप अपने नियमानुसार काम कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो और उस हॉस्टल में नियम है कि आपको रात को 9 या 10 बजे हॉस्टल में आना ही पड़ेगा और रात को आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आपने क्या किया, चौकीदार को कुछ पैसे वैसे दे दिए कि ठीक है यार कुछ पैसे ले ले, और लड़के तो कुछ और चीजें दे देते हैं, है ना, कि ये ले लीजिए आप और हमें एंट्री कर लेने दो यार, दिमाग मत खराब किया करो हमारा, किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। उस तरीके से वो अनऑथोराइज एंट्री ले लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें कोई लालच देना पड़ा ना चौकीदार को। जो लालच दिया है वो लालच क्या हो गया, एक तरीके से एनर्जी, पैसा, है ना। तो वो कौन सा मेथड हो गया, एक्टिव मेथड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया आयन अपटेक के बारे में। क्या बोला गया, आयन अपटेक दो टाइप का हो गया, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्लियर। पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा, इसमें चार मैकेनिज्म दे दिए गए, चार अलग अलग थ्योरीज दे दी गई, एक डिफ्यूजन थ्योरी, एक मास फ्लो थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी, डोनन इक्विलिब्रियम। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इन सब का नाम ध्यान रखना है, और ये तो अपने आगे पढ़ लेंगे कि कौन सा क्या है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डोनन इक्विलिब्रियम क्या है, तो नाम से देखने से कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्टिव मेथड है या पैसिव मेथड है। आपको ये तो कम से कम इनका ध्यान ही होना चाहिए ना कि पैसिव है एक्टिव मेथड है। अब उसके बाद में आयन एक्सचेंज थ्योरी है, उसके भी दो टाइप दे दिए गए आगे, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और एक कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। उसी तरीके से एक्टिव एब्जॉर्प्शन के भी चार मेथड दे दिए गए, चार कंसेप्ट दे दिए गए।
करियर कंसेप्ट, साइटोक्रोम पंप, प्रोटीन लेसिथिन, एटीपी थ्योरीज, वन बाय वन सबको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? पैसिव एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, क्या बोला गया पैसिव एब्जॉर्प्शन में कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट इज हायर इन द आउटर सॉल्यूशन देन इन द सेल सैप ऑफ द रूट सेल्स द मिनरल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेट ग्रेडियंट बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ तो क्या लिखा गया, केवल डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो लिखी है। हम तो सोचते थे, डरा रहा था, पता नहीं है पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होगा। ये तो सिंपल सी बात की गई है कि बाहर मात्रा ज्यादा हो रही है, अंदर मात्रा कम है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ दौड़ जाएगा, डिफ्यूजन कर लेगा। डिफ्यूजन वही, अब मैं डिफ्यूजन के लिए बार बार आपको इतना इंटरेस्टिंग बना के क्यों पेश कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिफ्यूजन ही है जो ओस्मोसिस और सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आप मान लीजिए कि डिफ्यूजन को, इस ईश्वर ने जब डिफ्यूजन को बनाया, जो कंसेप्ट है या जो थ्योरी है जो भी है डिफ्यूजन, इंसान कहना तो गलत होगा ना उसे, डिफ्यूजन को जब बनाया तो डिफ्यूजन को बनाते टाइम उसके दिमाग में एक बात फिट कर दी कि तुझे दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, तुझे अपना मकसद पूरा करना है, और तेरा मकसद क्या है? फैलना, बस। उसके रास्ते में कुछ भी है तो उसको करने के लिए किस तरीके से भी उसको हैंडल कर लेना, लेकिन तुझे इक्विलिब्रियम स्थापित करके रहना है हर हाल में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कंसंट्रेशन कम थी। डिफ्यूजन को अपना मकसद याद आ गया कि मुझे तो इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, चलो अंदर की तरफ। ठीक है, इक्वल इक्वल मात्रा में रहेंगे। ओके, ये हो गया आपका डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन में प्रॉब्लम वहां आ जाएगी जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे बोल देगी कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम समझते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं जाने देगी, उसका मतलब ये हो गया डिफ्यूजन तो वो जैसे तैसे मेंटेन कर लेगा, लेकिन अब वहां पे वो वाली तो गड़बड़ होगी ना। गड़बड़ क्या होगी, सुनना उस गड़बड़ को, कि मैंने अभी तक का एग्जांपल दिया कि आपके घर में 4 सदस्य हैं, 12 केले ले आए, सब में बांट दिए इक्वल इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई जब सदस्य तो 4 थे और 12 अलग अलग प्रकार के फ्रूट आ गए। ठीक है, या फिर बोल देते हैं अपने कि 3-4 अलग अलग टाइप के फ्रूट आ गए। अब इन फ्रूट्स को कैसे भी बंटवारा करते हैं, इनका वो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वो किसी के पास हो सकता है 2 केले पहुंच जाएंगे तो किसी के पास 2 सेब पहुंच जाएंगे, है ना। वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील किया जाए, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो तो हमें सारे के सारे ही चाहिए। ठीक है, जो 17 है वो तो 17 के 17 ही चाहिए, उनमें से एक भी अगर कम हो गया तो हमारा प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं कर पाएगा, मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए फिर अलग अलग मैकेनिज्म और है, उनको देखते हैं। प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था करके रखी हुई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमारे बस की बात भी नहीं है। हमारा बनाया हुआ फिल्टर, जो पानी वाला फिल्टर होता है अपने, वो 1 साल तक काम करता है। और आपकी जो किडनी वगैरह है वो भी तो एक तरीके का फिल्टर ही हो गया ना, तो वो देखिए कितना काम कर देता है। हमारी बस की बात नहीं है इतना करना। आगे क्या बोल दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ये तो हम जानते हैं, आप हमें क्या बता रहे हो, हम तो जानते हैं जी, हमने तो दिमाग में फिट ही इस चीज को कर रखा है, एक्टिव यानी पैसा और पैसिव यानी नो पैसा, है ना। एक्टिव में एनर्जी लगेगी और पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगी, हमने तो हमारे फंडामेंटल पहले से क्लियर करके रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल दिया इसने, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिर भौतिक अवशोषण। फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिर क्या, भौतिक अवशोषण। अब ठीक है, आप जो मर्जी आपकी बोलना चाहो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पर आज चल रहा है, जो बोलना चाहो बोल लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ध्यान रख लेंगे कि आप इसका दूसरा नाम ये भी लेते हो। जैसे लोगों का घर में नाम कुछ और होता है ना, बाहर नाम कुछ है। जैसे मेरी सिस्टर है, उसका नाम कृतिका है, लेकिन उसे घर में कहते हैं बोरू। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन होगी। ठीक है, दुनिया उसे कृतिका कहती है, लेकिन हम तो उसे बोरू ही कहते हैं। वो समझ गए ना जिस तरीके से, उसी तरीके से पैसिव एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, आप घर का नाम रख रहे हो, इसके फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो रख लीजिए, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हम ध्यान रख लेंगे इस चीज को। आगे क्या बोल दिया गया, दिस प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। ओके, आगे क्या बोल दिया गया, दिस थ्योरी क्यों नहीं है ये किसी से फर्क पड़ रहा, क्योंकि डिफ्यूजन है, उसका तो मकसद ही है कि ये इक्विलिब्रियम स्थापित करना, है ना। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, उसे अपना मकसद पूरा करना है। दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, इक्विलिब्रियम कभी ना बदले। आगे क्या बोला गया, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मूवमेंट्स ऑफ आयन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अरे यार क्यों एक एक बात को रिपीट कर रहे हो, हम जानते हैं ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। आगे क्या बोल दिया गया, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ अपटेक गेट्स रिवर्ड इन द टिश्यू आर ट्रांसफर्ड बैक टू लो कंसंट्रेशन। अब वो जो चीज थी जो मैंने बता रहा था कि चाय टेबल पे आ गई, टेबल से वापस किचन में भी जा सकती है, वो रिवर्सिबल क्यों था सारा का सारा, क्योंकि अगर बाहर कंसंट्रेशन कम हो गई, प्लांट के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो वो उस साइड चल पड़ेगा। दिमाग नहीं है उसमें। ठीक है, डिफ्यूजन में कोई दिमाग नहीं है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसे तो बस सामने स्थापित करना है, ध्यान रखना, है ना। इसलिए वो उल्टा भी चल सकता है। हाँ जी, आगे क्या बोल दिया गया, अब पैसिव एब्जॉर्प्शन की इंपॉर्टेंस थ्योरीज कौन कौन सी है, डिफ्यूजन, मास फ्लो, आयन एक्सचेंज और डोनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डिफ्यूजन के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सारा कुछ जानते हैं डिफ्यूजन के बारे में, या फिर मैं यूं कहूं डिफ्यूजन के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज जान लीजिए कि इसे तो इक्विलिब्रियम स्थापित करना है बस हर हाल में, है ना।
तो डिफ्यूजन को अब आगे स्टडी नहीं करते क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ हो गया। बाकी तीनों मेथड को देख लेते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन के जो 3 मेथड रह गए, मास फ्लो, आयन एक्सचेंज और डोनर इक्विलिब्रियम, इनको वन बाय वन करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मास फ्लो एंड आयन एक्सचेंज थ्योरी से। अब सबसे पहले देखा गया, हाँ जी, मास फ्लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा मास फ्लो थ्योरी के बारे में। तो इसको बोल दिया गया बल्क फ्लो। एक ही बात है ना, बल्क का मतलब भी समूह हो गया, मास का मतलब भी समूह हो गया, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे। फ्लो का मतलब क्या हो गया, बहाव, यानी बहाव से हमें फिर से समझ में आ गया कि पानी बह रहा है जी, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट क्या हो रखा है, सॉल्यूशन फॉर्म बन चुकी है। जो बातें मैं कहता रहता हूँ ना, सॉल्यूशन फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं वो बातें, ठीक है। सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। पानी जब जो प्लांट होगा वो प्लांट पानी को अपटेक करेगा तो साथ के साथ न्यूट्रिएंट भी निकल लेगा, है ना। क्यों निकल लेगा, वो न्यूट्रिएंट निकल लेगा जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोकेगी नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेगी कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैं अलाउ कर रही हूँ, आप इनके साथ निकल लीजिए, है ना। तो वो पानी के साथ निकल लेगा, उसको मैंने बोल दिया मास फ्लो थ्योरी। अब पानी कैसे एब्जॉर्व करता है प्लांट, आपको पता है कि मोस्टली प्लांट पानी एब्जॉर्व करता है ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। किसके कारण, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण जो है पानी एब्जॉर्व करने का पैसिव मेथड है। क्यों, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य खाना C6H12O6 बहुमूल्य खाना रेस्पिरेशन में वेस्ट नहीं करना चाहता वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए वो पैसिव मेथड पे ही डिपेंडेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल वही वाली कंडीशन होगी जो कूलर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन का। आपको कूलर खाली करना होगा तो आपके बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी कोई बोल ही देते हैं कि यार मोटर क्यों चालू कर रहा है, मुंह से सक करके इसको पानी को बाहर निकाल दे। जो काम बिना एनर्जी के हो रहा है उसके अंदर एनर्जी क्यों लगानी है ना। तो यहाँ प्लांट भी चाहेगा कि इसमें एनर्जी ना लगानी पड़े। ओके, तो ये सारा का सारा वही हो गया, इसके अंदर कोई नई बात आई नहीं निकल के। हमें पता लग गया कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रभाव है इसके अंदर वो पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है। इसी चीज की वजह से मैंने ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इवल भी बोल दिया। चलो इसमें मैं एनर्जी भी देने लग गया तो भी ट्रांसपिरेशन का टेम्परेचर कंट्रोल करने में कितना डीप प्रभाव है वो आप जानते हो, वरना 2 मिनट में पौधा साफ। समझ रहे हो ना उस चीज को, स्पेसिफिक आपकी स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट प्लांट के। एक थ्योरी हमें समझ में आ गई, डिफ्यूजन हमें पहले से पता था। आगे क्या बोल दिया गया, आयन एक्सचेंज थ्योरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से देखेंगे। क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ions from the external solution in which the tissue is immersed may exchange with the ion absorbed on the surface of cell wall or membranes of the tissue। यानी अंदर जो आयन होंगे टिश्यू के या सेल के, उन आयन के द्वारा बाहर जो आयन है उन आयनों से एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। अच्छा, बस इस तरीके से क्या, हाँ जी। इसको मैं अगर सिंपल वे में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ अट्टा सट्टा। क्लियर, तू मुझे कोई चीज दे, उसके बदले में तुझे कोई चीज दे रहा हूँ, एक्सचेंज विनिमय। क्लियर। जब मैंने सॉइल साइंस पढ़ाई थी आप लोगों को, उस टाइम मैंने एक सवाल किया था कि प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो प्रकृति में, नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कईयों ने कहा रेस्पिरेशन, कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने सही भी कहा था। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अगर प्रकृति में बात करूंगा वो होगी आपकी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि ये है तो खाना है, खाना है तो जहान है, ठीक है ना। खाना है तो ही हम जिंदा है, अदरवाइज जिंदा नहीं रह सकते। फिर मैंने कहा चलो फर्स्ट के बारे में तो बता दिया आपने, सेकंड बताइए, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में किसी ने कहा रेस्पिरेशन, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा नेचर में तो वो कौन सी होती है, आयन एक्सचेंज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है, इसीलिए मैं आयन एक्सचेंज के बारे में एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ आपको। इस लेक्चर में आपको रिक्वायर्ड नहीं है ये चीजें बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं जैसे भी करके तो उनको क्लियर कीजिए, है ना। आगे देखिए क्या बोला गया, देयर आर टू थ्योरीज प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज। कि आयन एक्सचेंज को समझने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की थ्योरीज दे दी गई कि ये दो अलग अलग आयन एक्सचेंज की थ्योरी है। इनसे जो न्यूट्रिएंट होगा वो एब्जॉर्व करेगा कौन, प्लांट। क्लियर ना। सबसे पहली थ्योरी दे दी गई CO2 हाइपोथेसिस। CO2 हाइपोथेसिस। अब मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अपने ना नाम देख के समझ लेते हैं चीज को कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इसको देखते हैं, CO2 हाइपोथेसिस, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। आगे देखते हैं कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ना कैसे कार्बनिक एसिड बना लेगी, वो कार्बनिक एसिड एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आई है मेरे को बात, अब होती क्या है देखते हैं सारी बातें। दूसरा क्या बोल दिया गया, कैटायन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। अब ये तो नाम देखते ही मुझे समझ में आ गया। यहां से नहीं समझ में आया तो यहाँ कॉन्टेक्ट लिखा है, कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया संपर्क में आना। आपके कोरोना वायरस कैसे फैलता है, किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आने से कोरोना वायरस फैलता है। कांटेक्ट का मतलब संपर्क में आने से, है ना। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको कोरोना वायरस फैल सकता है।
ओके, तो उसी तरीके से यहाँ बोल दिया गया कांटेक्ट में आने से कैटायन एक्सचेंज, यानी वही चीज की एक आपके कोलाइड है, कोलाइड के ऊपर उसने कुछ रखे हुए हैं अपने पास कैटायन, वो कैटायन एक्सचेंज कर देगा अगर आप उसे और बेटर कैटायन दे रहे हो तो। अब आप हाइड्रोजन ही क्यों देते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की पावर ज्यादा है, वो आसानी से छुड़ा करके ले आएगा उसको, है ना। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वाला देख लेना है एक बार, इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया, अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं CO2 हाइपोथेसिस के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइपोथेसिस क्या है, या फिर कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी क्या है। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक क्या होगा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में अपने सारी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ताकि कोई चीज अगर गलती से मिस हो जाए अपने से तो वो भी कवर हो जाए। देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले अपने पास में ये एक प्लांट है। ओके, अब अपने तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करती कौन है, रूट्स करती है, तो अपने शूट पार्ट को भूल गए। इससे नीचे के पार्ट को देखा, रूट। अब रूट पार्ट में यहाँ एक छोटा सा सर्किल दिखाई दिया, अब इतने छोटे सर्किल को मैं देख नहीं सकता, ठीक है, इतनी अच्छी आंखें नहीं है मेरी, थोड़ा बुढ़ापा आने लगा है, दिखना कम हो गया। इसलिए हमने क्या कर लिया, इस चीज को, ये जो छोटा सा सर्किल था यहाँ पे, रूट का एक बिल्कुल किनारा जो था, उस किनारे को मैंने क्या कर लिया, जो टिप पार्ट था, मेरिस्टेमेटिक जोन था इसका, उसको मैंने जूम कर लिया इतने बड़े साइज में। इतने बड़े साइज में जूम कर लिया तो मुझे कुछ कुछ दिखाने लग गया कि ये आपकी सबसे बाहर वाली एपिडर्मल सेल्स होगी, और ये एपिडर्मल सेल से निकली हुई रूट हेयर होगी। उसके बाद में ये आपके क्या होगी, सोइल पार्टिकल हो गए, और सोइल पार्टिकल के बिल्कुल बीच में ये क्या हो गया, पानी हो गया। ये भी मुझे दिख गया, ये मुझे दिख गया, ये मुझे दिख गया, और ये सारी चीजें मुझे दिख गई। लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है वो चीज मुझे फिर से दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो सोइल का टुकड़ा था, और थोड़ा सा पानी था, और थोड़ा सा रूट हेयर था, मेरिस्टेमेटिक जो जोन था, उस जोन को मैंने फिर से थोड़ा सा और जूम करके देख लिया। एयर स्पेस भी हो गया ना, ये देखिए व्हाइट कलर का जो बबल्स है वो क्या हो गया आपके, एयर स्पेस, है ना, हवा के बूंद, हवा के बुलबुले। उसके बाद में इसको थोड़ा और जूम किया तो मुझे दिखाई दिया कि ये आपके क्या होगी, रूट हेयर, ये आपका हो गया सोइल पार्टिकल। अब मैं जानता हूँ कि जो रूट हेयर्स है वो क्या है, जिंदा है। रूट हेयर्स है वो क्या है, जिंदा है। जिंदा है तो ऑब्वियस है, जिंदा कौन है, अगर मैं जिंदा की डेफिनेशन बोलना चाहूंगा तो जिंदा वो है जो शोषण कर रहा है, जिंदा वो है जो रेस्पायरेशन कर रहा है। और रेस्पायरेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो रेस्पायरेशन में क्या करूंगा, ऑक्सीजन ग्रहण करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन होनी तो चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ये जो चुलबुले बुलबुले है ना, हवा हवा वाले बुलबुले हैं व्हाइट कलर के, ये देंगे मुझे ऑक्सीजन, इनसे मैं ऑक्सीजन ले लूंगा, और इनको मैं कार्बन डाइऑक्साइड लौटा दूंगा। यानी जो प्लांट होगा, वो प्लांट की जो रूट सेल्स होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, किसके द्वारा, रेस्पायरेशन के द्वारा। इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी यहाँ पे। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ जाएंगी, पानी के साथ। क्या पानी अवेलेबल है यहाँ पे, बिल्कुल है ना, ये इतना सारा पानी पानी तो है, ठीक है। वाटर के साथ ये ऐड होकर के किसका निर्माण कर लेगा, बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, H2CO3, बाइकार्बोनेट का इसने निर्माण कर लिया। बाइकार्बोनेट टूट जाएगा, बाइकार्बोनेट का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, किसके अंदर, कार्बोनेट आयन में, ये बन गया आपका HCO3 नेगेटिव, और आपके H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, और आपके H पॉजिटिव के अंदर। यानी जो रूट हेयर्स थी, इन्होंने कोई H पॉजिटिव H पॉजिटिव रिलीज नहीं किया, लेकिन इनके कारण H पॉजिटिव सोइल के अंदर इंक्रीज हो गया। वरना अपना पानी पड़ा था मजे से, है ना, H2O अपना बैलेंस होकर के पड़ा था मजे से। अब H2O को H पॉजिटिव छोड़ने पे मजबूर किसने किया, अपने कार्बन डाइऑक्साइड ने। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, प्लांट से आई, है ना। अब ये जुड़ गए, दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। अब ये यहाँ आते हैं अपने कोलाइड के पास। ये अपना कोलाइड भाई साहब था, कोलाइड भाई साहब पे नेगेटिव चार्ज था इसकी सरफेस पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण इसने खुद को बैलेंस करने के लिए क्या करके रखा हुआ था, इसने खुद को बैलेंस करने के लिए खुद पे पॉजिटिव चार्ज को जोड़ करके रखा हुआ था, जैसे K पॉजिटिव Cu+2, K पॉजिटिव Mg+2, Ca+2, और आपका K पॉजिटिव। अब आपका H पॉजिटिव आया, और H पॉजिटिव आकर के यहाँ जो जुड़ा हुआ था, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वोटेवर कोई भी हो गया, उसको आकर के कहता जगह छोड़ दे, ठीक है। अब एक चीज सुनना, कि यहाँ जो होगा वो जगह तभी छोड़ देगा, यहाँ जो भी मटेरियल होगा वो जगह तभी छोड़ेगा जब इसको जगह छुड़वाने वाला जो सामने वाला होगा वो थोड़ा दमदार होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट आकर के जो फ्रंट सीट होती है उस फ्रंट सीट पे आकर के बैठ करता है। स्कूलों में होती है ना ये इस टाइप की आदत, कि पहली सीट पे मैं बैठूंगा, कंपटीशन होता रहता है ना। तो पहली सीट पे मान लीजिए कोई नोटेरियस लड़के बैठे हुए हैं, दूसरा लड़का आकर के उनको बोलेगा कि ये जगह छोड़ दो, यहाँ डेली मैं बैठता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, वो छोड़ देगा क्या जगह, नोटेरियस लड़का है वो नहीं छोड़ेगा जगह। लेकिन वहीं अगर टीचर आ गया क्लास में, और टीचर आकर के कहता है कि तू तो रोज पीछे बैठता है, शैतानी करता है, पढ़ने वाला बच्चा ऐसे आगे बैठने दे, जा पीछे, तो उसको जगह छोड़नी पड़ेगी ना। तो वही चीज है, डिपेंड कर रहा है उसको छोड़ने के लिए बोल कौन रहा है। तो यहाँ पे इस चीज के लिए आपको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा कैटायन एक्सचेंज होने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा।
H पॉजिटिव जो होगा उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी जगह छुड़वाने की, और सोडियम जो होगा उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी जगह छुड़वाने की। बाकी आप सारा ऑर्डर देख लेना। सॉइल साइंस की जो पीडीएफ है वो आप सारे लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो ये करवाया भी हुआ है, ऑफलाइन वालों को भी ये करवाया हुआ है। ओके, हाँ जी। क्या हो गया, अब हाइड्रोजन जो होगा उसने जगह खाली करवा ली यहाँ से, जो न्यूट्रिएंट दूसरा रह गया वो न्यूट्रिएंट यहाँ से आएगा। यहाँ इमेज में कैल्शियम दिया गया है, मैं कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पोटेशियम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोटेशियम यहाँ से रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन ने जाकर के पोटेशियम को यहाँ से कहा कि निकल लो यहाँ से। पोटेशियम ने कहा ओके सर, और वो यहाँ से निकल लिया। अब पोटेशियम आयन के रूप में पड़ा है, तो पोटेशियम आयन के रूप में ये HCO3 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और इनके द्वारा फिर से ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा रूट में। ओके ना, ये थी आपकी CO2 हाइपोथेसिस थ्योरी, या फिर पोटेशियम आयन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा रूट्स के द्वारा। ओके, ये थी आपकी CO2 हाइपोथेसिस थ्योरी। इसमें हुआ क्या, मोटा मोटा किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ने, प्लांट सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसने किस तरीके से जल का उपयोग करके वो सॉइल कोलाइड से पोटेशियम को रिलीज करवा लिया, कैटायन चार्ज वाले को रिलीज करवा लिया, और रिलीज करवाने के कारण ही वो किस तरीके से सॉइल को न्यू आपके सॉरी प्लांट को अवेलेबल हो पाया। क्लियर ना, वरना वो पोटेशियम को क्यों छोड़ता, वो तो कहता कि अपना तो ठीक है, अपने बैलेंस करके बैठे हैं सारी चीजें, अपने उसे कहेंगे सर आप हाइड्रोजन रख लीजिए ना, पोटेशियम हमें दे दीजिए, आपको तो बैलेंस ही करके रखना है, हमें पोटेशियम से थोड़ा काम भी लेना है। ओके ना, आगे देखिए क्या बोला गया। अब इसमें देखते हैं क्या बोल दिया, अगर कोई चीज मिस होगी तो उसे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय रूट सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि जब श्वसन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है उसके द्वारा जल के द्वारा कंबाइन होकर के किसका निर्माण कर लेगी, कार्बनिक एसिड का, H2CO3। यह कार्बनिक एसिड डिसएसोसिएट यानी टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। कौन कौन से टुकड़ों में, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। हो गया ये रहा हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, हमें पता है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो एक्सचेंज अब कर लिए जाएंगे किसके द्वारा, कैटायन जो एडजॉर्ब हो रखे हैं, देखना है एडजॉर्ब वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, सतह पे धारण किया गया, अधिशोषित, जो क्ले पार्टिकल के द्वारा अपनी सतह पे अधिशोषित किए गए हैं उनके द्वारा विनिमय कर दिए जाएंगे, उनके द्वारा एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। द कैटायन thus released into the soil solution from the clay particle may be absorbed root cells in exchange of H positive ion। यानी हाइड्रोजन आयनों के एक्सचेंज के कारण जो यहाँ से कैटायन रिलीज होगा उस कैटायन को रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, वाइल द डिस, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इतना हो गया। ओके ठीक है, उसको और पढ़ोगे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मत पढ़ो, रहने दो, ठीक है ना। दूसरा देखिए बी, कैटायन एक्सचेंज हाइपोथेसिस, या फिर कौन सी, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। अब इसमें और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ देखिए सॉइल पार्टिकल यहाँ है, रूट हेयर यहाँ है, दोनों का एक दूसरे से संपर्क ही नहीं हुआ है ना, इनके बीच में मीडिएटर का काम कर दिया किसने, पानी ने मीडिएटर का काम कर दिया है ना। वाटर के अंदर सारी की सारी चीजें होंगी, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना पड़ा। ओके, यानी इसमें वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे ही करेंगे इस कंडीशन में, है ना। जबकि कैटायन एक्सचेंज हाइपोथेसिस की बात करूंगा तो इसके अंदर ये आपकी एपिडर्मल सेल्स हो गई, ये आपका सॉइल कोलाइड हो गया, इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया जो इसकी सरफेस पे यहाँ पे आकर के चिपक गया, और इसने पोटेशियम अपनी सरफेस पे चिपकाए रखा है। यहाँ से ये हाइड्रोजन को भेज देगा, यहाँ से ये पोटेशियम को भेज देगा, पोटेशियम यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ पहुंच गया, हाइड्रोजन यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ पहुंच गया। कोई सॉइल सॉल्यूशन की इन्होंने जरूरत नहीं महसूस की। क्लियर ना, ये आपकी कैटायन एक्सचेंज हाइपोथेसिस है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी है। ओके, अलग अलग साइंटिस्ट है, सबने अपना अपना मत दिया है कि इस तरीके से हो सकता है, पता थोड़ी ना किसी को, उससे पूछ के थोड़ी होगा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेकर के जा रहा हूँ या फिर मैं इसकी मदद लेकर के जा रहा हूँ। सबने कोशिश की है इसे बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करने की, बेस्ट से बेस्ट डिस्क्राइब करने की। ओके, हो सकता है कि सारी थ्योरीज ही गलत हो, कुछ और ही हो रहा हो, हम कुछ गलत ही समझ के बैठे हो। विज्ञान है, विज्ञान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब धोखा दे दे या कब कोई नई चीज सामने ला दे। आगे देखिए क्या बोला गया कैटायन एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द आयन एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ रूट सेल्स एंड क्ले पार्टिकल। अब यहाँ पर जो रूट सेल्स और क्ले पार्टिकल पे जो आयन एडजॉर्ब करके रखे गए हैं, जो मिशेल, क्ले पार्टिकल को मिशेल बोल दिया गया, हम समझते हैं इस चीज को, आर नॉट हेल्ड टाइटली। ये जो होंगे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, ओसिलेट टाइप के। ओसिलेट का मतलब क्या होगा, थोड़े से इस तरीके से मान लीजिए ढीले जुड़े हुए हैं, या फिर हल्का सा इनको कोई भी इफेक्ट दोगे आप तो उसकी वजह से इनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है, विद इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पेस, कि बहुत थोड़ी सी जो स्थान होगा उस स्थान के अंदर चिपके हुए हैं बहुत ही ढीले तरीके से, ठीक है।
इफ द रूट्स एंड क्ले पार्टिकल्स आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो रूट्स होंगी और क्ले पार्टिकल्स पास पास होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगी, तो इनका जो ऑसिलेशन वॉल्यूम होगा आयन एडजॉर्ब होने का एक दूसरे पे, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ऑसिलेशन का कौन सा हो गया, ये इतनी जगह, ठीक है, इतनी जगह कि इतनी जगह के अंदर इन्होंने अगर एक दूसरे को क्रॉस कर लिया तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या बोल दिया इन्होंने, देन द आयन एडजॉर्ब्ड ऑन क्ले पार्टिकल में बी एक्सचेंज विद आयन एडजॉर्ब्ड ऑन रूट सरफेस। डायरेक्टली हो जाएगा सारा का सारा काम, और इसके अंदर इनको डिसोल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसके अंदर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। यानी इसमें पानी का रोल इन्होंने खत्म कर दिया। इससे पहली वाली थ्योरी कहती है आयन एक्सचेंज की नहीं जी, पानी के साथ ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो मास फ्लो थ्योरी हमने पढ़ ली, डिफ्यूजन हमने पढ़ ली, आयन एक्सचेंज थ्योरी के दो टाइप थे, हमने वो दो टाइप पढ़ लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया इसमें, डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब ये डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या चीज है भाई, इसने कुछ भी नहीं, इसने क्या बातें बोल दी कि जो प्लांट सेल होगी, जो पादप कोशिका होगी, पादप कोशिका के अंदर कुछ एनायन, मैं एनायन नहीं बोल रहा, मैं कैटायन नहीं बोल रहा, मैं आयन बोल रहा हूँ, कुछ आयन जो होंगे, एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर कुछ आयन जो होंगे, मान लेता हूं कि वो आयन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, पॉजिटिव चार्ज के साथ शुरू नहीं करते, अपने नेगेटिव चार्ज के साथ शुरू करते हैं, बाद में पॉजिटिव चार्ज पे पहुंच जाएंगे। एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर कुछ आयन, जो इस टाइम क्या है, एनायन है, वो उपस्थित होते हैं पहले से। एक प्लांट सेल में कुछ आयन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कौन से हैं, एनायन, ठीक है। तो कुछ ऋणायन एक प्लांट सेल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन के द्वारा, न्यूट्रिएंट के द्वारा, अब एक चीज और बता देता हूँ इसमें, जो ये आयन है इनका कोई यूज नहीं है, इनका कहीं कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी एक तरीके से इनको यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है ना, इनको एक तरीके से यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है। जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, अब समझना इस चीज को, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं जिनमें कांच के वो सारे की सारी दीवारें सारी की सारी कांच की होती है, उनके अंदर बाहर की तरफ क्या लगाए रखते हैं, वो कुछ एक ऐसे कपड़े, कुछ एक ऐसे डिजाइन लगाए रखते हैं जो उनकी शॉप के सबसे बेस्ट पीस होते हैं, है ना, उनको अपने देखते हैं और उनसे अपने अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर के शॉप में एंट्री लेते हैं। तो वही वाली चीज यहाँ होगी कि इन्होंने यहाँ पे कुछ एक आयन दे रखे हैं, जो बाहर जो आयन है उनको बहलाने फुसलाने के लिए, कि इनको देख के वो पास आ जाए, किस चीज के लिए, वही अपना बैलेंस बनाने के लिए। वो कहेंगे अंदर एनायन पड़ा है, बाहर कैटायन है, कैटायन अंदर, चलो बैलेंस बनाओ अंदर। वहां जाकर के उनको पता लगेगा, अपने बाहर वाली जो चीज पड़ी है उसको खरीदने के लिए, जो शोकेस में सजाई हुई जो चीज है उसको खरीदने के लिए शॉप में जाएंगे, शॉपकीपर को जाकर के बोलेंगे हमें वो चाहिए, शॉपकीपर हमें बोल देगा नहीं वो तो केवल शो के लिए है, आपको दूसरा दे देते हैं ना, ठीक है। फिर शॉप के अंदर चले गए, तो अगर शॉपकीपर में मार्केटिंग स्किल्स है तो वो हमें खाली हाथ तो बाहर नहीं आने देगा, है ना, उसके बदले में पता नहीं क्या क्या और हमें खरीद करके आना पड़ेगा शॉप से। लेकिन वही वाली कंडीशन होगी कि ये केवल दिखाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है ना, ये केवल दिखाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। उसी तरीके से ये जो आयन, कुछ जो कैटायन या एनायन जो सेल के अंदर पहले से मौजूद रहेंगे, वो केवल और केवल मौजूद रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है, ना तो वो डिफ्यूजन का काम करेंगे, ना वो इधर उधर घूमेंगे कहीं, ना ही कुछ और काम करेंगे, बस पड़े रहेंगे एक जगह पे। अब जो पड़े रह गए एक जगह पे, क्या मैं उन्हें बोल सकता हूँ फिक्स्ड आयन? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, फिक्स्ड आयन बोल दिया गया। और दूसरा मैं इनको बोल सकता हूँ इनडिफ्यूजिबल आयन। इनडिफ्यूजिबल क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन कर ही नहीं पा रहे, इन ये अपना धर्म नहीं निभा पा रहे। कौन सा धर्म? दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, इक्विलिब्रियम नहीं बदले, वो वाला धर्म नहीं निभा रहे अपना। इसलिए इनको मैंने क्या बोल दिया, इनडिफ्यूजिबल आयन। इनको डिफ्यूजन वाले ग्रुप से बहिष्कार कर दिया इनका, कि नहीं आप लोग कर नहीं रहे, इसलिए आपको तड़ीपार कर दिया गया, आप डिफ्यूजन के कैरेक्टर्स कहलाने के काबिल ही नहीं हो, लायक ही नहीं हो, आपके बस की बात नहीं है। आपको वो रोक के रख रहे हो, आप रुके हुए हो। डिफ्यूजन का तो नियम ही ये कहता है ना कि दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है। कुछ भी आसमान बदल जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको इक्विलिब्रियम स्थापित करना है हर हाल में। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्लांट सेल रोक के बैठी हुई, आप इक्विलिब्रियम नहीं कर पा रहे, धिक्कार है आप पे, आपको डिफ्यूजन आयन की कैटेगरी से बाहर किया जाता है। इनके साथ वो वाला होता है, ठीक है। तड़ीपार हो गए, तड़ीपार हो गए, इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया हर जगह से। अब इनका इतना ही काम, बस पड़े रहेंगे यहाँ पे, फिक्स्ड आयन। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया, बोला क्या गया बताना है ना आगे। हाँ जी, तो ये कुछ रिनाइन थे, वो रिनाइन यहाँ पे है सेल के अंदर। कौन से होंगे? पहले से मौजूद होंगे और इनका कोई काम नहीं होगा, फिक्स्ड आयन होंगे, ना डिफ्यूजन कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। अब एक सेल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आयन एंट्री करेगा, सेल के अंदर पॉजिटिव आयन एंट्री करेगा। अब मान लीजिए कुछ एक पॉजिटिव आयन सेल के अंदर पहुंच गया पैसिव एब्जॉर्प्शन से,
जो इन्होंने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दिया था केवल एक, उसके अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया। पॉजिटिव आयन एंट्री कर गया। अब क्या हो गया, क्योंकि ये भी तो होता है ना, आयन एक्सचेंज का एक और रूल भी है। वो आयन एक्सचेंज का रूल क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट एक ही अमाउंट में अपटेक किए जाए। हो सकते हैं कभी कैटाइन ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए जाए, कभी एनाइन ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, कभी पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो कभी आपके अमोनियम ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। वो आप आयन एक्सचेंज की कैटेगरीज पढ़ो, जो आपके प्रिंसिपल्स है वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से किस तरीके से वो चूज करेगा कि किसे लेना है किसे नहीं लेना। ठीक है, ये आगे बात समझ में इतनी। तो मान लीजिए कुछ कैटाइन जो होंगे वो कैटाइन अंदर एंट्री करेंगे सेल मेम्ब्रेन में, अंदर एंट्री करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, वैसा कोई बैरियर है नहीं, पैसिव एब्जॉर्प्शन में, हमें इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इस कैटाइन को बैलेंस करने के लिए कुछ एनाइन और एंट्री कर लेंगे, कुछ एनाइन एंट्री करके, यानी ये मैंने यहाँ पे 3 बनाया क्या, तो 3 जो कैटाइन थे उन 3 कैटाइन को बैलेंस करने के लिए 3 एनाइन अंदर आ गए। लेकिन अब तो ये कैटाइन इस एनाइन को बैलेंस कर रहे हैं, ये वाले जो प्री एग्जिस्टिंग है ये तो फिर से बचे रह गए। यानी कि इनको बैलेंस करने के लिए ये जो सेल होगी वो और ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज को अपटेक कर लेगी। किस चीज को स्थापित करने के लिए, साम्य को स्थापित करने के लिए। बाहर से कैटाइन आएंगे अंदर। अब बाहर से कैटाइन क्यों आएंगे अंदर, क्योंकि बाहर वाले तो अपना धर्म निभा रहे हैं ना। बाहर वाले कहेंगे ठीक है वो अंदर वाले एनाइन है उनको इनडिफ्यूजिबल कर दिया गया, वो अपना धर्म नहीं निभा पा रहे, एक छोटे से बैरियर की वजह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनको तो हमने बहिष्कार कर दिया, लेकिन हम तो अपना हमारा धर्म निभाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेल के अंदर चलते हैं। जैसे मेरा खुद का अगर एग्जांपल दूं, तो मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके से मैं, मेरा तो फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं दे रहा हूँ उनको क्लासेस। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले ले कितना रहे हैं ये तो आप भी जानते हो ये सारी बात को, है ना। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वाले नहीं कर रहे अपना काम, कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा ना। तो उसी तरीके से बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो कहेंगे अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रखा है, हम तो डिफ्यूजन करके इक्विलिब्रियम स्थापित करेंगे, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़े और कैटाइन ज्यादा मात्रा में अंदर देने पड़ गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो इक्विलिब्रियम स्थापित करके रहेंगे चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। हम जाति वाति भेदभाव इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है, मोह माया में विश्वास नहीं है हमारा, हमें केवल इक्विलिब्रियम दिखाई देता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो कैटाइन होंगे वो कैटाइन ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लिए जाएंगे। कब, जब अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग आयन है वो आयन कौन से होंगे, एनायन होंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट केस में अगर मैं बात करूंगा, तो प्लांट सेल के अंदर प्री एग्जिस्टिंग आयन है जो क्या होंगे, कैटाइन होंगे। तो जो प्लांट सेल होगी वो ज्यादा मात्रा में ऋणायन को ग्रहण करेगी, क्योंकि अंदर वाले तो अपना डिफ्यूजन नहीं करने का काम नहीं कर रहे, बाहर से आएंगे वो तो डिफ्यूजन करने का काम करेंगे ना। वो तो कहेंगे कोई बात नहीं सर आप तो नहीं कर रहे, हम तो करेंगे। ओके, आगे देखिए। अब इसमें क्या बोल दिया गया, देखते हैं इसको, कोई चीज मिस होगी तो उसे भी देखते हैं, इस डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्या बोला गया, this theory explains the accumulation of iron inside the cells without involving the expenditure of metabolic energy। कि ये जो थ्योरी है वो थ्योरी किस चीज को बताती है कि एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर आयन का जमाव किस तरीके से हो जाएगा बिना ऊर्जा खर्च किए। ठीक है, बिना उपपचयी ऊर्जा को खर्च किए कोशिका के अंदर आयनों का जमाव किस तरीके से होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करती है ये। इस थ्योरी के अनुसार क्या बोल दिया गया, देयर आर सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग आयन इनसाइड द सेल, कि कुछ आयन होंगे जो पूर्व उपस्थित होते हैं एक कोशिका के अंदर, विच कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड, जो बाहर की तरफ विसरण नहीं कर सकते। ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, आपकी जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसके द्वारा बाहर की तरफ विसरण नहीं कर सकते। ठीक है, सच आयंस आर कॉल्ड एज इनडिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयन। तो ऐसे कुछ जो आयन होते हैं उनको क्या बोल दिया गया, इनडिफ्यूजिबल या फिर फिक्स्ड आयन। हमें समझ में आ गई यहाँ तक सारी बात। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, हाउएवर द मेम्ब्रेन इज परमेबल टू बोथ एनायन एंड कैटायन ऑफ द आउटर सॉल्यूशन नॉर्मली। अब जो सेल मेम्ब्रेन थी यहाँ पे, वो सेल मेम्ब्रेन रोक के रख रही थी किसे, जो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उनको कह रही थी मैं नहीं जाने दूंगी बाहर। ठीक है, लेकिन बाहर वाले जो आयन कैटायन और एनायन है उनको तो वो नहीं रोक के रख ली, बाहर वाले को कब तक रोक के रखेगी, बाहर वाले अंदर आते रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सारे के सारे कैटायन और एनायन के लिए थोड़ी ना इम्परमिएबल है, वो तो कुछ है जिनके लिए इम्परमिएबल है, बाकी को तो गुजरने देगी, सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, वो कुछ को गुजरने देगी। Equally number of anion and cation would have diffused into the cell through an electric potential to balance each other। ठीक है, इक्वल नंबर के एनायन और कैटायन कोशिका के अंदर एंट्री कर जाएंगे, लेकिन जो फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड एनायन बोल दिया अब इसने यहाँ पे। ठीक है, पहली वाली कंडीशन, जो फिक्स्ड एनायन है पहले से उपस्थित है कोशिका के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, जो बाहर वाले हैं वो तो अपना धर्म निभाएंगे ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा मात्रा में कैटायन जो होंगे वो कोशिका के अंदर विस्तृत हो जाएंगे, कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ये वाला जो एक स्पेशल टाइप का इक्विलिब्रियम है, इसे क्या बोल दिया गया, डोनन्स इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब इसे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है,
6 फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज है, 6 फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज वाले आयन रखे हुए हैं जो कि क्या है, एनाइन है। ठीक है, एनाइन नेगेटिव चार्ज जैसे ही बोल दिया हम समझ गए एनाइन की बात कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड है, यानी ये सेल के बाहर नहीं जा सकते, इसकी सारी की सारी वो बातें टांगे काट दी गई है इनकी। ठीक है, इनडिफ्यूजिबल है। उसके बाद में अगली इमेज में क्या बोला गया, अगली इमेज में आपके सामने यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में ये आपका हो गया एक सेल जिसके अंदर 6 वो थे। तो इन 6 को बैलेंस करने के लिए इसने 6 पॉजिटिव चार्ज को अंदर अपटेक कर लिया और 6 क्लोरीन को अंदर अपटेक कर लिया। ऐसा ये कर लेता, ऐसा ये कर लेता इक्वल मात्रा में, लेकिन इक्वल मात्रा में ग्रहण नहीं करेगा, अनइक्वल मात्रा में ग्रहण करेगा। किसके लिए, किसके कारण, जो अंदर आपके जो मौजूद है क्या एक्स्ट्रा मात्रा में एनाइन, उनको बैलेंस करने के लिए। इसलिए इसने क्या किया, 6 तो इसने पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण किया और 4 इसने क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को ग्रहण किया। यानी कैटायन की संख्या क्या थी, एनायन की संख्या से ज्यादा थी ग्रहण करने के लिए। कारण क्या था, वो अंदर पहले से गड़बड़ी करे बैठे है ना, वो कुछ अधर्मी लोगों की वजह से इनको अपना धर्म थोड़ा सा बदलना पड़ गया। हाँ जी, आगे क्या बोल दिया गया, अगर कोई पर्टिकुलर केस में हाँ, इन दिस पर्टिकुलर केस, जो ऊपर वाला सारा का सारा केस हमने स्टडी किया किसके लिए, एनायंस के लिए। उस पर्टिकुलर केस में जो कोशिका होगी उसके अंदर अधिक जमाव होगा किस चीज का, धनायनों का। ये डायग्राम भी वही कहता है। आगे बात करेंगे, आगे क्या बोल दिया गया, हाउएवर इफ देयर आर फिक्स्ड कैटायन प्री एग्जिस्टिंग इनसाइड द सेल, यानी कि अंदर जो होंगे वो कैटायन होंगे। अब यहाँ तो एनायन थे, अब इन एनायन की जगह अगर प्री एग्जिस्टिंग कैटायन है तो वो क्या करेंगे, एनायन को ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। वही बात यहाँ पे लिख दी गई है, क्लियर ना। यहाँ आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन के सारे मेथड कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के मेथड्स पे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो आप समझ गए कि जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, और मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो जानता हूँ ये चीज को। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन टू द प्लांट। अच्छा, हमें तो पता है, ठीक है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एक्टिव में। आप हमें क्या बता रहे हो, हम तो इस चीज को पहले से जानते हैं। मोटर, कूलर वाली मोटर हमें याद है, सारी चीजें हम जानते हैं। आगे क्या बोल दिया गया, based on the nature of participation of metabolic energy various theories have been proposed। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बना दीजिए कई सारी थ्योरीज, पढ़ लेंगे। इट इंक्लूड द थ्योरीज रिलेटेड विद करियर कंसेप्ट। अब इसमें ये बोल दिया गया कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दे दी गई। क्या क्या थ्योरीज है देखते हैं। सबसे पहली थ्योरी दी इन्होंने करियर कंसेप्ट थ्योरी, दूसरी दी इन्होंने साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस, उसके बाद में दे दी एटीपी थ्योरीज, फिर प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी, और ये करियर थ्योरी। करियर थ्योरी वही वाली बात होगी ना, कैरियर, करियर नहीं कैरियर, करियर अलग चीज हो गया। करियर तो वो चीज हो गया जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, कैरियर हो गया वाहक। ठीक है, कैरियर नॉट करियर। हाँ जी, कैरियर कंसेप्ट थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो कैरियर क्या चीज हो गया, वाहक। आपके साइकिल के पीछे जो होता है ना, उसे भी आप क्या कहते हो, कैरियर। वो क्या करता है, सामान वगैरह को अटैच कर लेता है। जैसे मेरे पास एक नोटबुक है, नोटबुक को अगर मैं सीधा साइकिल पर रख दूंगा तो हो सकता है गिर जाएगी, लेकिन उसने मैंने एक कैरियर लगा लिया पीछे, उस कैरियर के अंदर मैंने डाल दिया नोटबुक को, तो अब नोटबुक वहां पे टाइटली होल्ड करके रखी हुई है, गिरेगी नहीं वो, चाहे आप कैसे भी साइकिल चला लो। ठीक है, आगे क्या बोल दिया गया, कैरियर कंसेप्ट थ्योरी दी किसने, ये होनर्ट ने दी। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये आपकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्योरी है, उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज ऐसी है जो कैटायन और एनायन दोनों के लिए दी गई है, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी है जो केवल एनायन के लिए दी गई है। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भी निकल के आ गई कि इन थ्योरीज में कौन सी थ्योरी है जो केवल एनायन के लिए दी गई है। तो वो कौन सी थ्योरी हो जाएगी आपकी, आगे देख लेंगे। साइटोक्रोम पंप थ्योरी है, वैसे बता देता हूँ। हाँ जी, तो कैरियर कंसेप्ट थ्योरी क्या कह रही है, कैरियर कंसेप्ट थ्योरी दोनों के लिए, कैटायन और एनायन दोनों के लिए ऑब्वियस है। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया, हाँ जी, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आयन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कैरियर्स। कि जो आयन होंगे कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, उन आयंस को क्या बोलेंगे, अपने कैरियर बोलेंगे। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, मेरा ना ध्यान दूसरी तरफ चला गया, एक सेकंड रुको। अब हाँ जी, इसको एक बार शुरू से देखते हैं। क्या बोला गया, इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, जो आयन होंगे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, कोशिका के अंदर, वो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देगी आपको नहीं जाने दूंगी मैं, आपको नहीं जाने दूंगी मैं, है ना। लेकिन एक कंडीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आप, मैं कैसे समझाऊं आपको इस चीज को, आपको कॉलेज से कर दिया गया रेस्टिगेट। ठीक है, आपको कॉलेज से बहिष्कार कर दिया गया, आपका कॉलेज से, आपने कॉलेज में कुछ शैतानी की, कुछ गड़बड़ी की, हो सकता है कि कुछ कोई लेक्चरर की मेज के नीचे पटाखे फोड़ दिए, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ और कृत्य कर दिया जिसकी वजह से आपको कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया। आप कॉलेज में एंट्री लेना चाह रहे हो तो कॉलेज के गेट पे जो भी बंदा बैठा है वो आपको कॉलेज के अंदर नहीं आने दे रहा। वो क्या बन गया, आप चौकीदार को बोल दिया गया कि उसको मत अंदर आने देना।
ठीक है। लेकिन आप लेकर के चले गए अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को अपने साथ में, है ना, तो वो चौकीदार क्या कहेगा, ठीक है जी निकल लीजिए, यही बात होगी, तो वो आपको अंदर आने देगा। वही केस है ना, आपको नहीं आने देगा, लेकिन जैसे ही आप अपने पापा को लेकर के साथ में आ गए, फिर आपको और आपके पापा दोनों को ही आने देगा। लेकिन आपके पापा आपके कॉलेज में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो तो चले जाएंगे वहां से आपको वहां पे छोड़ करके। तो वही वाली कंडीशन यहाँ हो जाएगी कि क्या हो गया, अकेला न्यूट्रिएंट जो था उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाने नहीं दे रही, उसे कहेगी तुझे नहीं जाने दूंगी, यू आर नॉट अलाउड इन माई लिस्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी कैरियर के साथ में आ गया अटैच होकर के, वो कैरियर को देख के गएगा, कैरियर सर नमस्ते, और उसे अंदर बुला लेगा। कैरियर न्यूट्रिएंट को अपने साथ अंदर ले जाएगा, अंदर ले जाकर कैरियर उसको बोलेगा ठीक है भाई काम हो गया पैसा दो, काम हो गया पैसा दो। आपको कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, नकली पापा लेकर के जाने हैं आपने, किसी आर्टिस्ट को लेकर के जाओगे तो वो आर्टिस्ट काम होने के बाद में पैसा मांगेगा ना, वही वाला केस यहाँ पे है, ठीक है। तो वो कैरियर बोलेगा कि ठीक है आपका काम हो गया पैसा दीजिए मैं अपने घर चलता हूँ, वो आपको कॉलेज के अंदर या हॉस्टल के अंदर छोड़ करके पैसा लेगा अपना और वहां से निकल जाएगा, ठीक है। वही वाली केस यहाँ पे है कि जो न्यूट्रिएंट अकेला होगा उस न्यूट्रिएंट को सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देगी, कैरियर अपने साथ उसे अटैच कर लेगा, यहाँ से देखिए आप, ठीक है। ये कैरियर मोलिक्यूल है, कैरियर मोलिक्यूल चार्ज हो गया आपके क्या पैसा दे करके, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं एडवांस दीजिए पैसा, आप फुकरों का क्या भरोसा आपके पास पैसा होना हो, काम निकलने के बाद में कहो को नहीं है पैसा, पहले दो पैसा। इन्होंने पैसा एडवांस ले लिया, एडवांस पैसा लेकर के ये एक्टिवेट हो गए, चार्ज हो गए। एक्टिवेट होने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज वाले जो कोलाइड थे उनसे पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन थे उन आयन को खुद पे एब्जॉर्ब कर लिया, खुद पे अधिशोषित कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कहा मोस्ट वेलकम, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। ये अपने साथ न्यूट्रिएंट को ले गए और अंदर जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट को कहा निकल लो फटाफट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट अंदर पहुंच गया और कैरियर फिर से अपना बाहर बाहर चला गया किसी नए शिकार की तलाश में, जो इनको फिर से पैसा दे, यानी एटीपी दे। जो अंदर जो भी कोशिका के अंदर जो भी पैसे की जो बात करेंगे, एनर्जी करेंसी, उनकी करेंसी कौन सी है एनर्जी की, एटीपी, तो वो सारी की सारी बातें एटीपी के लिए होंगी। यानी फिर से ये कोई नए की तलाश करेगा जो इसे क्या दे, एटीपी दे, पैसा दे करके फिर से इसे हायर करे, फिर से ये उसे एंट्री दिलवा करके बाहर निकल आए। इतना ही है कैरियर कंसेप्ट थ्योरी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड है, इसलिए ये रहा एटीपी खर्च हो रही, बात खत्म। एक्टिव मेथड वही है ना जिनके अंदर आपकी एनर्जी खर्च हो, एनर्जी इसमें खर्च हो गई। देखिए इसमें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने नहीं देंगी इनको, लेकिन कैरियर के साथ जब ये जुड़ करके कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे उस टाइम इनको जाने देगी, ठीक है। बाकी ये सारी बातें वही ये इसमें पढ़ लेना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। आगे क्या बोल दिया गया, नेक्स्ट थ्योरी, प्रोटीन लेसिथिन एज कैरियर, ठीक है। उसके अंदर तो ठीक है, कोई भी कैरियर के बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया किसी कैरियर के बारे में, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया प्रोटीन लेसिथिन के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा प्रोटीन लेसिथिन है क्या, और ये किसने दिया, बेनेट और क्लार्क ने दिया ये, ठीक है। कब को छोड़ो, क्या दिया गया, दोनों के लिए, एनायन और कैटायन दोनों के लिए ये थ्योरी दी गई। अब ये चीज है क्या, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया, इट इज सजेस्टेड दैट बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन chiefly consist of phospholipids and proteins। अब अपने ये चीज जानते हैं, जिन लोगों को मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन मैंने सेल बायोलॉजी पूरी नहीं पढ़ाई, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ऑनलाइन मैंने केवल और केवल सेल बायोलॉजी का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि सेल बायोलॉजी पूरा पढ़ाना ऑनलाइन पॉसिबल तो है, लेकिन मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था इस चीज में, उससे बेटर अपने कोई और चीजें पढ़ा दे, आप खुद पढ़ लो सेल बायोलॉजी, वो मैंने ज्यादा बेटर माना। इसलिए मैंने आपको एक लेक्चर इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया सेल का, जिससे आप पढ़ सको और आपको पढ़ने में आसानी रहे। लेकिन जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन कौन, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट केवल, उनको मैंने सेल करवाया है पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। तो उनको जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने ये चीज बताई कि सेल मेम्ब्रेन एक सैंडविच शेप्ड चीज होती है। सैंडविच क्या चीज होता है भाई, ऊपर ब्रेड की लेयर, नीचे ब्रेड की लेयर, बीच में मसाला भरा हुआ, वही होता है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, यहाँ दो प्रोटीन की लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, और उनके बीच में एक लिपिड की लेयर होती है, दो प्रोटीन की लेयर और एक लिपिड की लेयर, ठीक है। उसे क्या बोल दिया गया, फोस्फोलिपिड, ठीक है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी है उसके बारे में बात होगी। तो यहाँ भी वही लिखा गया है कि जो कोशिका झिल्ली जो होगी वो लिपिड की और प्रोटीन की, लिपिड भी कौन सा, फोस्फोलिपिड, फोस्फो का मतलब क्या, फोस्फोरस, वो लिपिड जिनके अंदर फोस्फोरस उपलब्ध है इनकी बनी होगी। और कुछ एंजाइम जो होंगे वो भी इनके अंदर लोकेटेड होते हैं, किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब प्रोटीन है, प्रोटीन आप समझ गए, एंजाइम को सारे के सारे कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के। द करियर कुड बी प्रोटीन एसोसिएटेड विद द फोस्फोटाइड, ठीक है। जो कैरियर होगा वो कैरियर फोस्फोटाइड हो सकता है इसमें। फोस्फोटाइड क्या चीज है भाई, फोस्फोटाइड है फोस्फोलिपिड, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फोस्फोलिपिड है, ठीक है। जो किसके डेरिवेटिव होंगे, किससे व्युत्पन्न होंगे, डेरिवेटिव का मतलब हो गया व्युत्पन्न होना,
कोई चीज किस चीज से व्युत्पन्न हुई है, किस चीज से उत्पन्न हुई है। व्युत्पन्न भी बहुत टिपिकल वर्ड हो गया, हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना, कि फलानी चीज कहाँ से उत्पन्न हुई है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है उसका। तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, आपके ग्लाइसरोल फॉस्फेट से, ठीक है। तो और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपके फोस्फोटाइड है, फोस्फोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन बेस भी पाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। फोस्फो से आपको पता लग ही गया कि इसके अंदर फोस्फोरस होगा ही होगा, और नाइट्रोजन बेस आपको अलग से मैंने बता दिया कि इसके अंदर नाइट्रोजन बेस भी पाया जाएगा। तो इस टाइप का जो पर्टिकुलर फोस्फोटाइड होगा, उस फोस्फोटाइड को क्या बोल दिया गया, लेसिथिन, ठीक है। बाकी अगली स्लाइड में देख लेंगे क्या चीज है अभी लेसिथिन। क्लियर। अब देखना आगे, एक बार आपको मैं इसकी वो थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद में इसको इमेज से समझा दूंगा। बाद में भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से इस पे आ जाएंगे अपने। समझना इस चीज को। दिस थ्योरी बिलीव्स इन द पार्टिसिपेशन ऑफ सम एमो, क्या भैया, एमोफोटेरिक, हाँ जी एमोफोटेरिक, यार ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, एमोफोटेरिक कंपाउंड, ठीक है। कितने अजीब अजीब से वर्ड्स आ जाते हैं कई कई, जीभ भी मेरी तो दुखने लग गई इसको बोलते हुए। हाँ जी, क्या बोला गया, एमोफोटेरिक कंपाउंड्स है। होते क्या है एमोफोटेरिक कंपाउंड, उभयधर्मी, आप समझते हो ना उभयधर्मी। अभी तक आपने क्या उभयधर्मी धर्मी, हाँ जी, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा कि आयन हो गए जी, आयन दो टाइप के हो गए, है ना। मैफोटेरिक, अच्छा मैफोटेरिक, अच्छा मैफोटेरिक प्रोनाउंस करते हैं क्या इसे, थैंक यू मैम, मैफोटेरिक, ओके। ए मतलब इसमें साइलेंट होगा, ओके, थैंक यू। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया, अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी है उन चीजों में अगर बात करेंगे, रुको यार एक मिनट। हाँ जी, देखिए क्या है, अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है वो चीज क्या है, आयन। आयन के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी कि आयन क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक सॉरी आयन जो हो गया वो दो टाइप का हो गया, एक आपके कैटाइन हो गया, एक आपके एनाइन हो गया। कैटाइन कौन सा हो गया, जिसके अंदर क्या चीज हो, कैटाइन के अंदर क्या चीज हो, आपके प्रोटॉन की संख्या ज्यादा और एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। कैटाइन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एनाइन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन ये जो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हो गए, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो हो गए, अब मैं बार बार प्रोनाउंस करता हूँ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, कि मैंने सीख लिया एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। हाँ जी, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो होंगे वो कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का चार्ज रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, उभयधर्मी नेचर हो सकता है, उभय का मतलब दोनों टाइप की चीजें ना, एम्फोटेरिक। हाँ जी, अब क्या हो गया, जो एम्फोटेरिक है वो है कौन, लेसिथिन जो है हमारे यहाँ पे वो है एम्फोटेरिक टाइप का, ठीक है। अब कैसे है उसके बारे में सारी की सारी बातें करेंगे अपने, जिसके ऊपर बोथ कैटाइन और एनाइन आकर के जुड़ सकते हैं। ऑब्वियस है इसके ऊपर दोनों टाइप का चार्ज होगा, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आकर के जुड़ सकता है, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आकर के जुड़ सकता है। लेकिन ये जो लेसिथिन है उसके ऊपर तो दोनों टाइप का चार्ज है, तो इस पे कैटाइन और एनाइन दोनों ही आकर के जुड़ सकते हैं। क्लियर ना। अब देखिए आगे इसकी थ्योरी में उन्होंने और क्या बातें मेंशन करी। इस थ्योरी के मुताबिक अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो एसिडिक फोस्फेट ग्रुप होगा, जो कहाँ पाया जाएगा, फोस्फेटाइड के अंदर पाया जाएगा, वो क्या करेगा, वो कैटाइन को बाउंड कर लेगा अपने। अब कैटाइन को किस तरीके से बाउंड कर लेगा, हम जानते हैं ये होता क्या है, H3PO4, H3PO4, ठीक है। इसके अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं तो ये एनाइन बनेगा, कौन सा बन जाएगा, H2PO4। इस पे चार्ज कौन सा रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि तो नेगेटिव चार्ज होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल है। उसके बाद में सेकंड क्या बोला गया, एंड द बेसिक कोलिन ग्रुप। अब ये क्या हो गया, ये क्या करेगा, एनाइन बाइंडिंग सेंटर होगा ये, यानी कोलिन ग्रुप यानी क्या, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज वाले को, एनाइन को। यानी लेसिथिन हो गया, उसके अंदर दो साइड्स होंगी, दोनों साइड्स में एक जगह तो आकर के जुड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह आकर के जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये आपका हो गया, और पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा आपके फोस्फेट ग्रुप पे और नेगेटिव चार्ज आपके जुड़ेगा कोलिन ग्रुप पे। क्लियर। आगे देखिए, एक चीज समझ ली, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। ये जो आयन हो गए वो आयन आकर के जुड़ गए, हमें पता लग गया लेसिथिन की दोनों सरफेस पे आयन आकर के जुड़ गए। अब आयन जो आकर के जुड़ गए लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेट का मतलब क्या होगा, मुक्त हो जाना यहाँ से, ठीक है। अब जो जुड़ गया उसको आगे डिलीवर भी तो करना है ना, ठीक है। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है, पिज्जा डिलीवरी बॉय ने रिसीव कर लिया पिज्जा वहां से, और हमारे घर पे आकर के वो देने को तैयार नहीं है, कहता मैं ही रखूंगा इसे, फिर क्या फायदा है ना, उसको डिलीवर भी तो करना चाहिए। तो अंदर आकर के ये डिलीवर करेगा, तो कैसे डिलीवर करेगा, जो लेसिथिन होगा, जो लेसिथिन कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के डीकम्पोजिशन होने के कारण, उसके विघटन के कारण वो टूट जाएगा लेसिथिन कंपाउंड। उसके टूट जाने के कारण इनको लिबरेट कर देगा, किन चीजों को, जो पोटाइन, जो कैटाइन और एनाइन ये बाहर से लेकर के आया है उनको, ठीक है। अब ये डीकम्पोजिशन होगा कैसे लेसिथिन का, वो होगा एक एंजाइम के कारण, जिसको क्या बोल दिया गया हमने, लेसिथिनेज। एंजाइम का नाम क्या दे दिया, लेसिथिनेज, ओके।
आगे क्या बोल दिया गया, द रीजनरेशन ऑफ द कैरियर लेसिथिन फ्रॉम फोस्फेटिक, क्या है ये, फोस्फेटिडिक एसिड एंड कोलिन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटिलेज। ठीक है, अब देखिए जो लेसिथिन था आपका, वो लेसिथिन टूट गया, टूटने के बाद में उसने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी रिलीज कर दिया, लेकिन अब टूट गया तो इसको क्या दोबारा काम में नहीं लेना, क्या इसे दोबारा काम में लेना है। जो दो हिस्सों में लेसिथिन टूट गया, उनको फिर से जोड़ के लेसिथिन निर्माण करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, दो अलग अलग एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। वो अलग अलग एंजाइम कौन से हैं, कोलिन एसिटिलेज और कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, और ये दोनों जब बनाएंगे, किसी भी चीज को बनाते हैं तो बनाते टाइम एनर्जी लगती है नहीं लगती। फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, यानी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ, एनर्जी लग रही है नहीं लग रही है ना। किसी भी चीज को बनाते टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे जो एटीपी होगा वो एनर्जी का सोर्स होगा, और एटीपी अगर यूज हो रहा है तो मेथड हो गया एक्टिव मेथड। हमें बात समझ में आ गई। अलग तरीके से अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे इसको आपको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो लेसिथिन था वो है क्या चीज। तो यहाँ आप इतना देखिए, केवल ये जो सारा का सारा मॉलिक्यूल है वो क्या है आपके, लेसिथिन। अब इसके अंदर मैंने क्या बात की, जो लेसिथिन हो गया उसके अंदर क्या रहेगा, फोस्फेटिक एसिड रहेगा, तो ये रहा HPO4। ठीक है, H नहीं है इसमें, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को दूसरी चीजों ने यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वही रह गया आपके। अगर मैं बोलूंगा क्या, PO4। ठीक है, ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी पूरी हो रही है, इस ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इसकी डबल वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी डबल वैलेंसी पूरी हो रही है। यानी इनको जो हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट थी, वो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट इसकी एक बार बंद हो रखी है, लेकिन इसकी डबल वैलेंसी पूरी नहीं हो रखी है, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ अगर बात करूंगा, ऊपर यहाँ पे कोलिन ग्रुप आकर के जुड़ गया, इसकी वैलेंसी ज्यादा पूरी हो रही है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, लेकिन इन पे 3 तो जुड़े हुए हैं CS3 कंपाउंड, और चौथा कंपाउंड जुड़ा हुआ है CS2, यानी इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ये एक जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा लेसिथिन का, इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। कौन सा हो गया, एम्फोटेरिक कंपाउंड, उभयधर्मी। ठीक है, दोनों टाइप का चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज पे क्लोरीन आकर के जुड़ गया, और नेगेटिव चार्ज पे पोटेशियम आकर के जुड़ गया। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब ये यहाँ से मूवमेंट करेगा कहाँ पे, सेल के अंदर। सेल के अंदर मूवमेंट करने के बाद में एक एंजाइम काम करेगा, एंजाइम का नाम बोल दिया हमने लेसिथिनेज। लेसिथिनेज एंजाइम क्या कर देगा, इसे तोड़ देगा। इसे जो लेसिथिन था, इस लेसिथिन का डीकम्पोजिशन कर देगा, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देगा। अलग अलग टुकड़ों में कहाँ तोड़ा, एक टुकड़ा तो ये तोड़ दिया इसने, क्या बना दिया, फोस्फेटिडिक एसिड। दूसरा टुकड़ा ये तोड़ दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, कोलिन ग्रुप, है ना। फोस्फेटिडिक एसिड है, उसके अंदर देखिए क्या हो गया, ये जो H3PO4 था, यहाँ इसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया, और पोटेशियम को कह दिया आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। पोटेशियम जो थी उसको सेल के अंदर भेज दिया। ये जो लाइन है ना, ये लाइन किस चीज की है, सेल की। ये दूसरी यहाँ पे जो लाइन है वो किस चीज की लाइन है, सेल मेम्ब्रेन की। यानी यहाँ से यहाँ तक जो हम बातें देख रहे हैं, इतनी जो डिस्टेंस की बातें हैं, मैं अलग कलर यूज करता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो डिस्टेंस किस चीज का है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के इस साइड कोशिका अंदर है, और ये कोशिका के बाहर का माहौल है ना। बाहर से इसने क्लोरीन लिया और कोशिका के अंदर भेज दिया, किसने, सेल मेम्ब्रेन ने। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है ये सारी चीजें, लेसिथिन वगैरह और ये लेसिथिनेज एंजाइम, ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे ये टूट गया आपके अलग अलग, तो इसने क्या कर दिया, पोटेशियम आयन दे दिया, और इसने क्या कर दिया, क्लोरीन रिलीज कर दिया। अब इनके अंदर एटीपी खर्च होगी। ये जो दो अलग अलग कंपाउंड बन गए, इन दोनों अलग अलग कंपाउंड में एटीपी खर्च होगी, और एंजाइम यूज होगा। कौन कौन सा एंजाइम यूज होगा, एसिटिल कोलेज और कोलेज एस्ट्रेज। ये एंजाइम यूज होगा, और इन एंजाइम के यूज होने के बाद में ये दोनों जो होंगे, वो दोनों कंपाउंड जुड़ करके फिर से निर्माण कर लेंगे लेसिथिन का। लेसिथिन फिर से बाहर से मॉलिक्यूल अपटेक कर लेगा, लेसिथिनेज एंजाइम फिर से तोड़ देगा। तोड़ने के कारण जो कैटायन और एनायन लेकर के आए थे, वो सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर से एटीपी खर्च होगी, फिर से एसिटिल कोलिन और एस्ट्रेज एंजाइम काम करेंगे, लेसिथिन बनाएंगे, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इसे एनर्जी मिलती रहेगी। होपफुली ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया, देन मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए चैट बॉक्स में, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया, साइटोक्रोम पंप थ्योरी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे इसको, बस थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद में एटीपी थ्योरीज को, एटीपी थ्योरीज तो बिल्कुल ही छोटी सी है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर आपके इनको फैक्टर प्रभावित करने वाले, फिर पीएच का इफेक्ट, और फिर उसके बाद में आपका लेक्चर खत्म। ठीक है, शुरू करते हैं साइटोक्रोम पंप थ्योरी से। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा सारा, डोंट वरी। साइटोक्रोम पंप थ्योरी से, ठीक है, साइटोक्रोम पंप थ्योरी के साथ शुरू करते हैं। क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा साइटोक्रोम होती क्या चीज है। साइटोक्रोम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का पोरफायरिन प्रोटीन है,
जो क्या काम करेगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या हो गया, एंजाइम हो गया, हम सारे लोग इस चीज को समझते हैं। और काम क्या होगा इसको, इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का। और इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कब करेगा, ये करेगा रेस्पिरेशन के टाइम पे, जब श्वसन हो रहा होगा उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आए बाकियों के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, किस चीज का, रेस्पिरेशन का। अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ रखा है तो आपको ये थ्योरी समझ में आएगी, क्योंकि सारी की सारी बातें इसमें रेस्पिरेशन की यूज होगी, है ना। इसलिए इसलिए अपने इस थ्योरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे राइट नाउ, कि अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही तो इट्स ओके। जब रेस्पिरेशन कर लेंगे अपने चैप्टर कवर, उसके बाद में फिर से इस थ्योरी को पढ़ के देखेंगे, देन समझ में आ जाएगी। फिर समझ में नहीं आएगी तो बोलना और एक्सप्लेन कर देंगे। साइटोक्रोम पंप थ्योरी में क्या बोला गया, किसके मूवमेंट के लिए, एनायन की मूवमेंट के लिए ध्यान रखना। ये जो थ्योरी है वो केवल एनायन की मूवमेंट के लिए, इससे पहले दो थ्योरीज जो हमने डिस्कस की वो कैटायन और एनायन दोनों को एक्सप्लेन कर दी थी। ओके, अब देखिए यहाँ किसने दी ये थ्योरी, लैंडरवर्ड और आपके बर्स्ट्रॉम ने ये थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो आपके रेस्पिरेशन की जो रेट होगी, जो रेस्पिरेशन की रेट होगी, उसका एनायन एब्जॉर्प्शन के साथ में कोई ना कोई कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, है ना। रेस्पिरेशन और आपका एनायन एब्जॉर्प्शन, एनायन यानी ऋणायन का अवशोषण करना, ऋणायन का अवशोषण करना और श्वसन लेना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सह संबंध है। सह संबंध ध्यान रखना, ठीक है। दोनों साथ साथ अफेक्ट कर रहे हो जो दोनों चीजों को। इन्होंने क्या बोल दिया, when a plant is transferred from water to a salt solution the rate of transpiration increases। कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक जो प्लांट है उस प्लांट को आपके फ्रेश वाटर से ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, साल्ट सॉल्यूशन वाले पानी में, तो वो क्या हो रहा है, उसकी शोषण की दर बढ़ जा रही है। अब शोषण की दर जो बढ़ रही है वो दर किसकी वजह से बढ़ रही है, साल्ट की वजह से बढ़ रही है ना, ऑब्वियस है। बाकी सारी चीजें तो वही है, टेम्परेचर वही, इन्वायरमेंट वही, क्लाइमेट से सारी चीजें वही, लेकिन केवल और केवल पानी बदला है जिसके अंदर साल्ट की मात्रा है। अब साल्ट की मात्रा से, नॉर्मल रेस्पिरेशन से ऊपर जितनी भी आपकी श्वसन की मात्रा बढ़ गई, उसको हमने क्या बोल दिया, एनायन रेस्पिरेशन, या फिर क्या बोल दिया, साल्ट रेस्पिरेशन। क्लियर, साल्ट या सॉल्ट व्हाटएवर, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि ये सारा का सारा जो मसला होगा वो किसकी वजह से होगा, साइटोक्रोम पंप थ्योरी की वजह से होगा। अब साइटोक्रोम है क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ, एक पोरफायरिन प्रोटीन या फिर एक एंजाइम है, जो एंजाइम किस चीज का काम करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्लियर, आगे देखिए इस मैकेनिज्म में क्या बात है कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बोला था मैकेनिज्म ऑफ एनायन एंड कैटायन एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट, यानी ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने ये चीज बोली कि जी कैटायन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म और एनायन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है, जब इनके आवेश अलग अलग है तो दोनों को एक ही तरीके से कैसे आप एब्जॉर्व कर सकते हो, दोनों को एब्जॉर्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाएंगे। अब क्या है वो मेथड, देखते हैं उनके बारे में। एनायन एब्जॉर्व किए जाते हैं आपके साइटोक्रोम के द्वारा, साइटोक्रोम चेन के द्वारा, ठीक है, जो क्या है एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है यानी इसके अंदर ऊर्जा लगेगी। जबकि कैटायन जो है वो एब्जॉर्व किए जाते हैं सामान्यतः पैसिवली, निष्क्रिय तरीके से, उनके अंदर एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, यानी ये जो साइटोक्रोम पंप थ्योरी दी है वो केवल एनायन के लिए दी है, कि जो एनायन एब्जॉर्व किए जाएंगे उसमें तो एनर्जी लगेगी, लेकिन जो कैटायन एब्जॉर्व किए जाएंगे उसके अंदर एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बताया कि कैटायन एब्जॉर्व कैसे किए जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने इसको एनायन ओनली बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपने एक्टिव मेथड पढ़ रहे हैं ना, एक्टिव मेथड ये केवल एनायन के लिए है, कैटायन के लिए एक्टिव मेथड नहीं है। इससे पहले जो भी पढ़ा वो सारा एनायन और कैटायन के लिए था, लेकिन ये केवल एनायन के लिए। यहाँ नीचे साइटोक्रोम के बारे में लिखा गया है, क्या चीज है साइटोक्रोम, तो वो आपको पता ही लग गया। अभी आगे बात करते हैं अपने इसके थोड़े से प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले क्या बोल दिया गया इसमें कि डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन गिव राइज टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो अंदर की जो डीहाइड्रोजनेज का मतलब क्या हो गया, जल की मात्रा में कमी आना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंदर उत्पन्न हो जाएंगे क्या, आपके H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके अंदर, जो इनर मेम्ब्रेन होगी, किस चीज की, कोशिका झिल्ली की। अब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल के अंदर की चीज होगी, ये सेल के बाहर की चीज होगी। क्लियर ना। अब देखना, यानी जो अंदर वाली जो सतह है वहां पे डीहाइड्रोजनेज होने की वजह से यहाँ H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए। ठीक है, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली सरफेस पे। अब उसके बाद में क्या बोल दिया गया, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ओवर द साइटोक्रोम चेन। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो साइटोक्रोम चेन में एंटर कर गए और ये यहाँ से यूं होते 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 होते। अब मैं यहाँ पे केवल इस चीज को, साइटोक्रोम चेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि साइटोक्रोम चेन आप तभी समझ सकते हो जब आपने रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ रखा हो। अभी फिलहाल इसको इतना एक्सप्लेन करने का ना सेंस है ना फायदा है, इसलिए ना आपको समझ में आएगा ये चीज अभी। इसलिए मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ कि साइटोक्रोम चेन में एंटर कर गई और ये इसको आगे पास कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन, और उसने आगे पास कर दिया, उसने आगे पास कर दिया।
यानी ये जो चीज है इसको मैंने नाम दे दिया साइटोक्रोम चेन। इतने में खत्म कर रहा हूं मैं इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। यानी काम क्या है साइटोक्रोम चेन का, जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड को किस चीज को डिलीवर करने का, इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करने का काम किया है, दैट्स इट। साइटोक्रोम चेन के अंदर इन्वॉल्व कौन होता है, आयरन इन्वॉल्व होता है, आयरन ट्रांसफॉर्म होता रहता है, फेरिक सिचुएशन से फेरिक आयन से फेरस आयन में एक्सचेंज होता रहता है। Fe+3 को बोलते हैं शायद फेरस आयन और इसको बोलते हैं फेरिक आयन, उल्टा बोल रहा हूँ, चेक करना इस चीज को। Fe+2 और Fe+3 वाले को चेक कर लेना एक बार कि फेरिस किसे बोलते हैं और फेरिक किसे बोलते हैं और फेरस किसे बोलते हैं, ठीक है। एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इस चीज में, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा, बताऊंगा तो हो सकता है कोई डाउटफुल चीजें बताने में फायदा नहीं होता। हाँ जी, आगे क्या बोला गया, ये होगी अपनी सारी बातें। जो इनर सरफेस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया गया, जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो बना था अंदर वाली सरफेस पे डीहाइड्रोजनेज के कारण, जो हाइड्रोजन जो बना था वो हाइड्रोजन यहाँ से रिसीव करके यहाँ भेज दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ ये H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन आए, H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और H पॉजिटिव क्या बन गया, केवल हाइड्रोजन। अब बाहर से ऑक्सीजन लिया जाएगा, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है सारा का सारा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बाहर से ऑक्सीजन आया और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और इसने क्या बना लिया, H2O बना लिया। H2O यहाँ से बाहर निकल गया, है ना। H2O जैसे ही यहाँ से बाहर निकल गया तो इसने एक एनायन रिलीज किया, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, जो फेरस, जो आपके साइटोक्रोम पंप जो था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो इसके बदले में इसने एनायन ले लिया यहाँ से और उस एनायन को यहाँ भेजने का काम कर दिया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बदले में बाहर से एनायन को पिक कर लिया और एनायन को पिक करके साइटोक्रोम पंप की सहायता से आगे भेज दिया, साइटोक्रोम चेन की सहायता से सेल के अंदर भेज दिया। क्योंकि यहाँ पे एनाइन को साइटोक्रोम चेन की सहायता से अंदर भेजा जा रहा है, इसलिए इसमें एटीपी खर्च हो रही है, ध्यान रखना। इसलिए एनाइन तो एब्जॉर्ब किया जा रहा है एटीपी खर्च करके, लेकिन जो आपका कैटाइन है उस कैटाइन को क्या हो गया, ज्यादा कचरा हो गया ना। जो एनाइन जो था उस एनाइन को साइटोक्रोम चेन की सहायता से अंदर भेज दिया गया, किसके कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो अंदर हाइड्रोजन बना, बाहर से ऑक्सीजन ली गई और ये आप जानते ही हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर, सोशल में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, H2O बाहर निकलती है। H2O जो बाहर निकल रहा है वो यही वाला हो गया, ओके। ये कंसेप्ट उसने दिया था साइंटिस्ट ने। अब देखिए अंदर जो एनायन पहुंच गया वो हमें पता लग गया कि एटीपी के कारण पहुंच गया, लेकिन अब इस एनायन को संतुलित करने के लिए बाहर से कैटायन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से एक जो आपके कैटायन था, इस कैटायन को बाहर से अंदर बुला लिया गया, कैसे, पैसिवली, इसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी। एक अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए बाहर से पैसिव तरीके से कैटायन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये थी आपकी साइटोक्रोम पंप थ्योरी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफली। लेक्चर लंबा भी हो रहा है अपना, लेकिन समझ में ना आए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। क्या है, यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो ये आपकी क्या चीज होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली सतह पे क्या हो गया, डीहाइड्रोजनेज होने के कारण H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बन गए, H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बन गए। जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गए किसके अंदर, साइटोक्रोम के अंदर, ठीक है, साइटोक्रोम चेन के अंदर। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे डिलीवर करते करते फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दिए गए। अब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो रिलीज करने की वजह से साइटोक्रोम ने बाहर से एनाइन को एब्जॉर्ब कर लिया, नेगेटिव चार्ज रिलीज किया, नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब किया, ओके। नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब किया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूमता घूमता अंदर दे दिया गया, किसके द्वारा, साइटोक्रोम चेन के द्वारा। यानी एक बात समझ में आ गई कि साइटोक्रोम चेन ने आपके जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोशिका के अंदर एनाइन को डिलीवर कर दिया, ओके। अब हो गया, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन से बना था वो हाइड्रोजन आगे भेज दिया गया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिलके इसने हाइड्रोजन आयन से इसने हाइड्रोजन बना लिया। रेस्पिरेशन में बाहर से ऑक्सीजन ली गई, ऑक्सीजन के फलस्वरूप H2O बनी, H2O यहाँ से बाहर निकाल दी गई, अंदर क्योंकि एनाइन आ गया था, एनाइन को बैलेंस करने के लिए बाहर से कैटाइन ले लिया गया पैसिव तरीके से। कैटाइन देने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, लेकिन एनाइन देने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी। यहाँ पे सारी यही बातें लिखी गई है, पढ़ के देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ये आपकी कौन सी थ्योरी होगी, साइटोक्रोम पंप थ्योरी। उसके बाद में एटीपी थ्योरी के बारे में बात करूंगा, तो एटीपी थ्योरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या हो गया कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसके साथ जाकर के एटीपी जुड़ गया। एटीपी जैसे ही जुड़ गया तो वो चार्ज हो गया,
चार्ज हो गया तो उसने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन जैसे ही उसे बोल रही थी सेलेक्टिवली इम्परमिएबल है, उसने अपना पावर दिखाया, कहती है मैं चार्ज हूँ, मेरे साथ पंगे मत ले। वही होता है ना, कई बार क्या होता है, आप रोड पे जा रहे होते हो, कोई अचानक से आपके सामने आ जाता है, तंग करने लगता है, आप क्या कहते हो, पिया हुआ है यार, पिए हुए क्यों इसके साथ माथा लगाना, है ना। तो वही कंडीशन, पिया हुआ है यानी चार्ज हो गया एक तरीके से। अब चार्ज हो गया तो वो तो कोई भी बदतमीजी कर सकता है, अपने उसके बराबर थोड़ी ना होंगे उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस हो जाने देगी, क्योंकि उस पे एटीपी लगी हुई है, फोस्फोराइलेशन उसका हो चुका है, ठीक है। वो फोस्फोराइलेटेड है किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा। एटीपी के द्वारा चार्ज होने के कारण उसको अंदर एंट्री ले लेने दी जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें एटीपी थ्योरी में कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन भी कम पूछते हैं, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन तो मेन कंसेप्ट था इसके पीछे, वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो आपके सॉल्ट को एब्जॉर्बेशन को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। सबसे पहले बात करूंगा टेम्परेचर के बारे में। अगर द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज बोथ एक्टिव एंड पैसिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दोनों की दोनों चीजें बढ़ेंगी, लेकिन आप जानते हो कि एक लेवल तक, ठीक है, 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर मामला गड़बड़ होगा। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज देम, हम समझते हैं ये चीज, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो साल्ट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। पीएच के बारे में बात करेंगे, आप ये चीज अच्छे से जानते हो, न्यूट्रिएंट वाले टॉपिक में मैं वहां ये स्लाइड डालने वाला था, मैं डालना भूल गया वहां पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। पीएच के बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा, इसलिए इसको हटा दो एक बार इतना ध्यान रखो कि किसी को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है क्या नहीं है अगली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद में बोल दिया गया लाइट के बारे में, एन ओपन स्टोमेटा अलाउ मोर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब लाइट होती है, लाइट होती है उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया जाएगा, उसको यूज करने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पीएच हाई हो जाएगी, सारी बातें आप जानते हो। उसके कारण स्टोमेटा खुल गए तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, है ना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, O2 कंटेंट, ऑक्सीजन की कंटेंट। अब आप जानते हो ऑक्सीजन की कंटेंट डिक्रीज होगी तो आपकी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, रूट सेल्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, फिर मामला खराब हो गया, मर जाएंगी वो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी नहीं कर पा रही, एनर्जी नहीं ला पा रही किसी काम के लिए। इंटरेक्शन ऑफ अदर आयन, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दूसरे आयन की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है, दूसरे आयन की संख्या ज्यादा हो गई तो एक जो आयन होगा, पर्टिकुलर आयन, वो हो सकता है एक्सचेंज ना हो पाए। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी तो ये चीज बोलती है ना, वो एक ऑर्डर होगा उनका, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको उस ऑर्डर को देख लेना एक बारी, कि उस ऑर्डर के मुताबिक वो आयन को एक्सचेंज करेंगे। अगर दूसरे आयन बहुत ज्यादा हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि एक आपके पास में हो गया कैल्शियम और एक रह गया पोटेशियम, ठीक है, ठीक है। अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया तो पोटेशियम को, आपके कैल्शियम को ज्यादा इसने एब्जॉर्व कर लिया, तो पोटेशियम हो सकता है कम मात्रा में ग्रहण किया जाए, लेकिन हम जानते हैं पोटेशियम की कैल्शियम से ज्यादा मात्रा रिक्वायर्ड होती है प्लांट में, लेकिन फिर भी पोटेशियम कम मात्रा में एब्जॉर्व किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जो न्यूट्रिएंट का जो आयन का जो बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस इसी तरीके से बना हुआ है ना। तो ये चीज इसको प्रभावित करेगी। उसके बाद में बोल दिया गया ग्रोथ, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ अफेक्ट साल्ट एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट वेज। एग्जांपल के लिए इसने बोल दिया ग्रोथ इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन सरफेस एरिया, नंबर ऑफ सेल्स, सिंथेसिस और बाइंडिंग साइट्स और करियर एंड वॉल्यूम। ये सारी बातें इसने एक ही साथ में लिख दी, सारी की सारी बातें। वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोला गया, सबसे पहले ग्रोथ इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन सरफेस एरिया। रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अगर रूट हेयर्स की संख्या में कमी है तो पंगा हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या, जो रूट्स हैं, रूट के अंदर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगी। सिंथेसिस ऑफ बाइंडिंग साइट्स और कैरियर्स एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर अपटेक स्टिमुलेट साल्ट एब्जॉर्प्शन। वाटर अपटेक वाला आप समझ गए कि वाटर अपटेक होना बंद हो जाएगा तो मास फ्लो होना बंद हो जाएगा, मास फ्लो होना बंद हो गया तो मामला सारा ही खराब है। यानी पानी को जो ग्रहण करने के लिए जितने भी जो कंसेप्ट थे, जो प्रभावित करने वाले फैक्टर थे, वो सारे के सारे फैक्टर इसको भी प्रभावित करेंगे। कैरियर वाला आप समझ गए, कैरियर के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, जिस बंदे को आप नकली पापा बना कर लेके जा रहे थे अपने कॉलेज में, उसका पता लग गया कि ये नकली है, मामला खराब हो गया ना। वही चीज यहाँ पे आगे बोल दिया गया, हैवीली सबराइज्ड रूट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब साल्ट, कि जो जड़ें बहुत ज्यादा पानी में डूबी रहेंगी वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, वही ऑक्सीजन वाली बात होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ एंड increased metabolic activity accompanied with more water uptake enhance salt absorption, कि ये सारी चीजें क्या करेगी, साल्ट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो ये फैक्टर्स है, आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से फैक्टर बढ़ा देंगे, कौन से कम कर देंगे। आप प्रीवियस जो क्विज है वो क्विज दे चुके हो, तो आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पुट होते हैं, आपको किस तरीके से ध्यान में रखनी है ये सारी बातें। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो चैट में फटाफट से पोस्ट कीजिए। अगली स्लाइड आपकी क्या कहती है, इफेक्ट ऑफ पीएच और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन।
क्योंकि अब बहुत देर होगी मेरे को पढ़ाते हुए, बहुत देर होगी आपको पढ़ते हुए, इसलिए अगली स्लाइड को अपने उतना डिटेल से कर नहीं पाएंगे फिलहाल। जल्दी जल्दी में करवाना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी में करवा के मैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका खराब नहीं करना चाह रहा, इसलिए उसे अभी नहीं करवाऊंगा। एक स्लाइड बची है इस टॉपिक की, उसको अगले जो सेशन रखेंगे उसमें करवाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए।